नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। सम्राटेश के पीछे चल रहा था, अचानक पूछा। इम्मोर्टल ट्री के शब्द सुनकर सम्राटेश की पहले से शांत आंखों में अचानक एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। उनके बैंगनी बाल हवा की कमी के बावजूद फड़फड़ाने लगे क्योंकि उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि पिताजी निश्चित नहीं हैं, मुझे 80% यकीन है। आखिरकार ये तुम्हारे परदादा द्वारा छोड़ी गई जानकारी है। इम्मोर्टल ट्री वास्तव में यहाँ मौजूद है। 2000 साल पहले तुम्हारे परदादा यहाँ आए थे और उन्होंने इम्मोर्टल ट्री देखा था जो किंवदंतियों में वर्णित पेड़ जैसा था, लेकिन वह उसे प्राप्त करने में विफल रहे और इसके बजाय इम्मोर्टल ट्री की रखवाली करने वाले राक्षस जानवर द्वारा बुरी तरह घायल हो गए। उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था और अंत में वह अवसाद से मर गए। शौर्यांश का भाव थोड़ा बदल गया क्योंकि वह फुसफुसाया, इस बच्चे को याद है कि परदादा को एक सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग होना चाहिए था, लेकिन वह उसकी रखवाली करने वाले राक्षस जानवर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए। वह किस तरह का राक्षस जानवर था? दिव्य पक्षी, प्राचीन मोर। सम्राटेश ने गहरी सांस ली। दिव्य पक्षी। शौर्यांश मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य से पीला पड़ गया। कोई भी राक्षस जानवर जो प्राचीन शब्द से संबंधित था, वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे उकसाया नहीं जा सकता था क्योंकि उन सभी के पास स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के साधन थे। इससे भी बढ़कर उनमें से हर एक का स्वभाव हिंसक था। अगर ऐसा कोई राक्षस जानवर स्टार क्षेत्र में घुसता तो वह अनगिनत खेती सितारों को नष्ट कर देता। जब ऐसा समय आता तो ये स्टार क्षेत्र के लिए एक आपदा बन जाता। सम्राटेश ने तुरंत जोड़ा, स्टार क्षेत्र में 3 महान दिव्य जल के नाम व्यापक रूप से प्रसारित हैं। एक जीवन पुनरुज्जीवित करने वाला जेड क्रीम है, एक आत्मा को साफ करने वाला दिव्य जल है और एक इम्मोर्टल सोर्स लिक्विड है। इन 3 महान दिव्य जलों में से आत्मा को साफ करने वाला दिव्य जल कभी कभी प्रकट होता है, लेकिन कम मात्रा में। ये हर कुछ 100 या 1000 साल में एक बार प्रकट हो सकता है, लेकिन जीवन पुनरुज्जीवित करने वाला जेड क्रीम और इम्मोर्टल सोर्स लिक्विड लंबे समय से विलुप्त हो गए हैं। कम से कम तुम्हारे पिता ने जितने साल जीवित रहे हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने इन 2 खजानों को प्राप्त किया हो। इन 3 महान दिव्य जलों में से हर एक का अपना विशेष प्रभाव है और यह एक सर्वोच्च खजाना है जिसका हर किसान केवल सपना देख सकता है। आत्मा को साफ करने वाला दिव्य जल किसी की आत्मा को साफ कर सकता है और इसे अधिक संघनित और जोरदार बना सकता है। ये किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा को निखारने के लिए एक सर्वोच्च खजाना है, जबकि जीवन पुनरुज्जीवित करने वाला जेड क्रीम एक किसान के शरीर और जीवन शक्ति को बढ़ा सकता है। एक भी बूंद किसी को फिर से जन्म लेने, अपनी नसों को साफ करने और अपनी शारीरिक शक्ति को बेहद शक्तिशाली बनाने की अनुमति दे सकती है। हालांकि इम्मोर्टल सोर्स लिक्विड की तुलना में यादव परिवार के वंशज अर्जुन और हिमवर्षा के साथ लोरा और उसके साथी वारुनीश के पीछे पीछे जा रहे थे, जब अचानक उन्हें एक अप्रत्याशित खतरे का सामना करना पड़ा। पीछे से आ रहे मकरनाथ और खड्गपाल को दूर से ही देखकर लोरा ने चौंका दिया। ये दोनों कुख्यात लोग थे जिनके हाथ हेंग लुओ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कई कल्टीवेटर्स के खून से रंगे थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें नीरज के सामने से भाग जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वे सीधे उसकी ओर बढ़ रहे थे। ये दृश्य लोरा के मन में अनगिनत सवाल पैदा कर रहा था। क्या वे इतने बहादुर हो गए थे या इसके पीछे कोई गहरी चाल थी? नीरज भी क्षण भर के लिए ठिठक गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और वह अपनी आंखों में संदेह के साथ मकरनाथ को घूरने लगा। क्या ये कोई जाल था? क्या ये दोनों उसे किसी तरह की मुसीबत में फंसाने की कोशिश कर रहे थे? सतर्कता के साथ उसने अपनी बहन लोरा को एक गुप्त संकेत दिया, जिससे उसे सावधान रहने के लिए कहा। फिर उसने अपनी आवाज में ठंडक घोलते हुए कहा, हाँ, यह मैं नीरज हूँ। क्या चाहिए? मकरनाथ ने नीरज की बात सुनकर अपनी आंखों में खुशी की एक चमक देखी।
उसने तुरंत चिल्लाया, बहुत बढ़िया। वरिष्ठ नीरज, कृपया हमारी जान बचा लें। मैं और वारुनीश आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे और भविष्य में आपको इसका भरपूर प्रतिफल देंगे। जान बचा लें। नीरज चौंक गया। किससे? उसके मन में एक शंका उठी। उसने तुरंत ही मकरनाथ और वारुनीश के पीछे देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसका चेहरा अचानक ही पीला पड़ गया और उसने घबराहट में चिल्लाया, ओह नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। नीरज को आखिरकार समझ में आ गया कि मकरनाथ और वारुनीश किस मुसीबत में फंसे थे और वे उससे भागने की बजाय उसकी तरफ क्यों आ रहे थे। ये दोनों ओरिजिन किंग रेल्म के शक्तिशाली मास्टर्स प्राचीन दिव्य आत्माओं के एक समूह द्वारा पीछा किए जा रहे थे। अर्जुन और अन्य लोग भी इस दृश्य को देखकर चौंक गए। जब मकरनाथ और वारुनीश पहली बार दिखाई दिए थे तब उनके पीछे कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर पीड़ा और थकान साफ दिखाई दे रही थी। वे जाहिर तौर पर किसी भयानक लड़ाई से गुजर चुके थे और थोड़े घायल भी थे। शुरुआत में अर्जुन को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दो ओरिजिन किंग्स को ऐसी भयानक हार का सामना कैसे करना पड़ा, लेकिन जब मकरनाथ ने मदद के लिए चिल्लाया तो उसके ठीक पीछे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक रंगीन रोशनी चमकी। ये रोशनी इतनी चमकदार थी कि पहली नज़र में ये पहचानना मुश्किल था कि यह क्या थी। लेकिन जैसे जैसे वे करीब आते गए, अर्जुन को पता चला कि यह रंगीन प्रकाश वास्तव में तितली जैसे कीड़ों का एक विशाल झुंड था। ये कीड़े अपने रंगीन पंखों को फड़फड़ा रहे थे और एक अप्रत्याशित तरीके से उड़ रहे थे। हर बार जब वे अपने पंख फड़फड़ाते थे तो वे टेलीपोर्टेशन जैसी गति का प्रदर्शन करते थे, जिससे वे मकरनाथ और वारुनीश के बीच की दूरी को तेजी से खत्म कर रहे थे। हर कोई ये देखकर चकित था कि कम से कम 1000 तितली जैसे कीड़े मकरनाथ और वारुनीश का पीछा कर रहे थे। वे एक विशाल समूह में इकट्ठा हो गए थे, जो एक कीटों के ज्वार की तरह भयानक लग रहा था। यह क्या है? लोरा का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि ये तितली जैसे जानवर क्या थे, लेकिन ये देखकर कि मकरनाथ और वारुनीश कितने परेशान थे, वह समझ गई कि इन्हें हल्के में लेना एक बहुत बड़ी गलती होगी। इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई, नीरज ने घबराहट में जवाब दिया। ये प्राचीन कीड़े हैं जो अंतरिक्ष में हेरफेर करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। उनका शरीर स्टील से भी ज्यादा कठोर होता है और वे बहुत ही खूंखार होते हैं। एक बार जब वे बाहर आते हैं तो वे टिड्डियों के झुंड की तरह सब कुछ नष्ट कर देते हैं। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, मकरनाथ और वारुनीश के पीछे 5 रंगीन प्रकाश की एक और विशाल लहर चमक उठी और हजारों इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई दिखाई दी। उनकी संख्या हजारों में नहीं बल्कि दसियों हजारों में थी। कम से कम 50,000 इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई उनकी ओर उड़ रही थीं। ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। हर बार जब वे अपने पंख फड़फड़ाते थे तो अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली तरंगें पैदा होती थीं और ऐसा लगता था कि अंतरिक्ष भी उनसे प्रभावित हो रहा था। भागो! नीरज ने चिल्लाया और उसने अपने सेंट ची को तेजी से बढ़ाया, रक्तचंद्र को उसमें लपेट लिया और तेजी से मुड़कर भागने लगा। वह लोरा से अलग था। सेवेड वर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले नीरज ने बहुत सारी तैयारी की थी और उसे यहाँ मायावी शून्य तितलियों के अस्तित्व के बारे में पता था। वह ये भी जानता था कि वे कितने खतरनाक और क्रूर थे, इसलिए जब उसने देखा कि मकरनाथ और वारुनीश ऐसे खतरनाक जानवरों का पीछा कर रहे थे तो नीरज ने और कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और बस भागना चाहता था। उसे इस तरह देखकर अर्जुन और लोरा स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ गए और जल्दी से अपने गुप्त तकनीकों का उपयोग करके भागने लगे। लोरा एक ओरिजिन किंग रेल्म की मास्टर थी, इसलिए उसकी गति स्वाभाविक रूप से धीमी नहीं थी, और हालांकि अर्जुन की खेती कम थी, फिर भी उसके पास दूसरों पर कई फायदे थे। उसका शरीर और उसके सेंट ची की घनत्व एक सामान्य ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म के मास्टर की तुलना में बहुत बेहतर थी, इसलिए गति के मामले में वह लोरा के साथ कदम मिला पा रहा था। वरिष्ठ नीरज, मकरनाथ ने पीछे से चिल्लाया। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ नीरज इस मकरनाथ और भाई वारुनीश को भागने में मदद कर सकते हैं। नीरज गुस्से में था और बिना पीछे देखे चिल्लाया, भाग जाओ। अगर तुम इस बूढ़े मास्टर का फिर से पीछा करने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नीरज झुंझलाहट से भर गया था।
बिना किसी कारण के ऐसी स्थिति का सामना करने के बाद दूसरा पक्ष बेशर्मी से उसके पीछे पीछे आ रहा था। जाहिर तौर पर वह मुसीबत को अपनी तरफ से हटाने की कोशिश कर रहा था, जबकि लगातार मदद के लिए चिल्ला रहा था। अगर नीरज इन मायावी शून्य तितलियों से इतना सावधान नहीं होता तो वह मुड़कर मकरनाथ को मार देता। ये निस्संदेह मकरनाथ को मारने का एक अच्छा अवसर था। क्या वरिष्ठ नीरज वास्तव में इतने असंवेदनशील हैं? मकरनाथ की आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। इस बूढ़े मास्टर का तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है, नीरज ने ठंडे स्वर में कहा। मकरनाथ अजीब तरह से मुस्कुराया। चूंकि वरिष्ठ नीरज इतने असंवेदनशील हैं, तो इस मकरनाथ और भाई वारुनीश को भी बेईमान होने का दोष न दें। ऐसा कहते हुए उसने और वारुनीश ने एक दूसरे को देखा और उनमें से प्रत्येक ने एक गुप्त तकनीक का आह्वान किया और उसे दूर से नीरज की ओर भेज दिया। ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और आकाश में एक उज्ज्वल प्रकाश एक उल्का की तरह चमका, जिसने तुरंत नीरज के रास्ते पर हमला किया। नीरज को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह मुड़ गया और गुस्से में चिल्लाया, तुम दोनों दुष्टों, मैं तुम्हें याद रखूंगा। घिनौने, बेशर्म, लोरा ने भी श्राप दिया। ये दोनों ओरिजिन किंग रेल्म के मास्टर्स, जो स्टारफील्ड के क्षेत्र में पैदा हुए थे, नीरज और लोरा को अपने साथ खींचने के लिए दृढ़ थे, क्योंकि केवल इसी तरह से वे उन पर दबाव कम कर सकते थे और इन दसियों हजार मायावी शून्य तितलियों के पीछा से बच सकते थे। इस संक्षिप्त विराम ने मकरनाथ और वारुनीश को उनके बीच की दूरी को जल्दी से खत्म करने की अनुमति दी, जबकि उनके पीछे इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई भी करीब और करीब आ रही थी। श्राप देने के बाद नीरज ने बिल्कुल भी देर नहीं की और यहाँ तक कि जवाबी हमला करने का भी समय नहीं था, रक्तचंद्र के साथ भागना जारी रखा। अर्जुन का चेहरा भी उदास हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि इस बार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वर्तमान स्थिति के अनुसार नीरज और लोरा के शामिल होने में केवल समय की बात थी। एक बार जब ये दोनों मायावी शून्य तितलियों में उलझ जाते थे, तो इन मॉन्स्टर जानवरों द्वारा दिखाई गई शक्ति के साथ अर्जुन और रक्तचंद्र बर्बाद हो जाते। इससे भी बढ़कर मकरनाथ और वारुनीश भी थे, ये दो कपटी और धूर्त लोग, जो परेशानी पैदा कर रहे थे, जिससे स्थिति और भी भ्रमित हो रही थी। वरिष्ठ नीरज, जब चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई हैं, तो हम सभी इन मॉन्स्टर जानवरों को पहले बाहर निकालने के लिए एक साथ क्यों नहीं काम करते? ये देखकर कि उसकी विश्वासघाती योजना सफल हो गई थी, मकरनाथ ने अपनी पिछली याचना वाली अभिव्यक्ति को बदल दिया और वास्तव में नीरज के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। नीरज का चेहरा उदास था और वह बोला नहीं, केवल कुछ चिंता के साथ रक्तचंद्र को देखा। अपनी शक्तिशाली सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग की खेती के साथ वह इन मायावी शून्य तितलियों से बहुत डरता नहीं था। भले ही वह घिरा हुआ था, फिर भी वह 80% सुनिश्चित था कि वह भाग सकता था, लेकिन अगर उसे रक्तचंद्र को अपने साथ लाना पड़ता तो स्थिति अलग होगी। ऐसा सोचते हुए उसने अचानक रक्तचंद्र को एक दिव्य भाव संदेश भेजा, अगर हम अलग हो जाते हैं तो तुम्हें अपनी रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। रक्तचंद्र ने अनजाने में सिर हिलाया। उसी क्षण मकरनाथ और वारुनीश ने नीरज और लोरा को देरी करने के लिए फिर से अपनी गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया। इन दोनों ओरिजिन किंग्स को अपने साथ खींचने के लिए मकरनाथ और वारुनीश ने जाहिर तौर पर अपने सबसे मजबूत हमलों का तुरंत ही उपयोग कर दिया था। जब तक नीरज और लोरा ने इसे हल किया, तब तक मकरनाथ और वारुनीश पहले से ही समूह से 300 मीटर से भी कम दूरी पर थे और उनका पीछा करने वाली अनगिनत इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई भी करीब आ रही थी। ये बूढ़ा मास्टर कसम खाता है कि एक दिन मैं तुम्हारी हड्डियों को पीस दूंगा। नीरज ने देखा कि वह अब और भाग नहीं सकता है, इसलिए उसने अपना हाथ हिलाया और रक्तचंद्र को दूर धकेल दिया, इससे पहले कि वह मुड़े और दहाड़े। वरिष्ठ नीरज इतना गुस्सा क्यों है? आइए पहले इससे बाहर निकलें, मकरनाथ ने कड़वाहट से कहा। मकरनाथ कड़वाहट से हंसा, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर पाता, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि नीरज ने सीधे उस पर हमला किया था। मकरनाथ ने तुरंत एक अजीब चीख निकाली क्योंकि उसने अपना हाथ फैलाया और अपनी रक्षा के लिए एक रक्तलाल ढाल का आह्वान किया। होंगजोंग, एक जोरदार विस्फोट के साथ हिंसक हमला ढाल से टकराया और उसे लाल रंग में चमका दिया।
हालांकि यह नीरज के जल्दबाजी में किए गए प्रहार का विरोध करने में कामयाब रहा, फिर भी झटके ने मकरनाथ को पीछे की ओर उड़ा दिया। मकरनाथ की डरी हुई नज़र के नीचे वह सीधे अनगिनत मायावी शून्य तितलियों के घेरे में गिर गया। 5 रंगीन तितली के प्रेत चारों दिशाओं में उड़ गए और मकरनाथ का आंकड़ा जल्दी से घेरे से गायब हो गया। इसके बाद चीखों और हिंसक ऊर्जा के उतार चढ़ाव का एक विस्फोट हुआ। एक क्षण बाद एक आकृति आकाश में उड़ गई। स्वाभाविक रूप से यह मकरनाथ था जो अभी अभी भागने में कामयाब हुआ था। हालांकि इस कम समय में मकरनाथ गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह खून से लथपथ था और उसकी आधी नाक भी गायब लग रही थी। उसका चेहरा भी दागदार हो गया था, मानो वह खराब हो गया हो, जिससे वह बेहद भयानक लग रहा था। ये स्पष्ट था कि ये इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई कितनी भयानक थीं। अनगिनत इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई एक साथ इकट्ठी हो गईं और पीछे से पीछा करती रहीं, जिससे 5 रंगीन प्रकाश का एक स्तंभ बन गया जो आकाश में उड़ गया, जाहिर तौर पर उन सभी को मारने के लिए दृढ़ था। मकरनाथ ने वही काटा जो उसने बोया था और अब वह एक बुरी स्थिति में था। नीरज और लोरा, जो उसके द्वारा इसमें घसीटे गए थे, भी घबराए हुए दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षात्मक कलाकृतियों का आह्वान किया था और अपने गुप्त तकनीकों का उपयोग करके आसपास की मायावी शून्य तितलियों पर हमला कर रहे थे। डिंग डिंग डांग डांग। ओरिजिन किंग रेल्म के मास्टर्स के हमले मायावी शून्य तितलियों पर उतरे और धातु की झनझनाहट की एक श्रृंखला का उत्पादन किया। मायावी शून्य तितलियों की एक बड़ी संख्या आकाश से गिरी और मर गई, लेकिन उनके और साथी आगे बढ़ते रहे। जिस जगह पर वे दोनों खड़े थे वह पूरी तरह से घिरा हुआ था। वारुनीश, जो इस पूरे समय चुप था, भी इसी तरह की स्थिति में था। चारों ओरिजिन किंग्स केवल थोड़ी देर के लिए खुद से लड़ सकते थे और खुद को बचाने की कोशिश कर सकते थे। रक्तचंद्र, जिसे नीरज ने पहले बाहर धकेल दिया था, अब अर्जुन के साथ मिल गया था। वह जानती थी कि ऐसी स्थिति में केवल अर्जुन के साथ मिलकर ही वे जीवित रहने की उम्मीद कर सकते हैं। रक्तचंद्र ने एक कंगन कलाकृति का आह्वान किया जो शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव को बाहर निकाल रही थी। एक बार जब ये कलाकृति सक्रिय हो गई तो ये 10 और फिर 100 में बदल गई। बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया इस कंगन की प्रेत छवि से भर गई थी। ये स्पष्ट रूप से एक ओरिजिन किंग ग्रेड की कलाकृति थी। रक्तचंद्र की पहचान और स्थिति के साथ उसके पास एक ओरिजिन किंग ग्रेड की कलाकृति होना स्वाभाविक था। यह अजीब होगा अगर उसके पास ना हो। हालांकि उसकी खेती पर्याप्त नहीं थी, इसलिए भले ही उसके पास एक ओरिजिन किंग ग्रेड की कलाकृति थी, फिर भी ये केवल ओरिजिन किंग ग्रेड लो रैंक थी। रक्तचंद्र के सेंची के आग्रह के तहत अनगिनत कंगन प्रेतों ने गूंजा और एक धनुष से तीर की तरह बाहर निकले, तुरंत मायावी शून्य तितलियों के हमले को रोक दिया। समय समय पर मृत इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई आकाश से गिरती थीं। हालांकि रक्तचंद्र बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसके बजाय आश्चर्य में चिल्लाया, इन चीजों में मजबूत बचाव है। एक ओरिजिन किंग ग्रेड की कलाकृति बहुत शक्तिशाली थी और रक्तचंद्र एक साधारण कल्टीवेटर नहीं थी, इसलिए उसकी ताकत काफी अधिक थी। फिर भी उसके हमले सभी मायावी शून्य तितलियों को मारने में असमर्थ थे, जो ये दर्शाता है कि इन कीड़ों का बचाव कितना भयानक था। जिस समय रक्तचंद्र ने कार्रवाई की, उसी समय अर्जुन ने भी कार्रवाई की। एक ही विचार के साथ गोल्डन और लाल रोशनी को बाहर निकालते हुए 20 से अधिक गोल्डन ब्लड ट्रैड्स दिखाई दिए और ब्लड बीस्ट्स की उपस्थिति में बदल गए। थंडर फ्लेम फ्लाइंग छिपकली, टेल क्राउन स्नैक, स्टील फ्लेम घोस्ट स्पाइडर, जू जेन बर्ड, स्टार सम्राट कछुए, 8 आंखों वाले डेमन टोड, पर्पल थंडर स्काई लेपर्ड। जैसे ही ये ब्लड बीस्ट्स दिखाई दिए, वे फैल गए और अर्जुन और रक्तचंद्र को घेर लिया, एक मजबूत सुरक्षात्मक घेरा बना दिया। तुरंत अर्जुन के डिवाइन सेंस के नियंत्रण में इन ब्लड बीस्ट्स ने आसपास की मायावी शून्य तितलियों पर हमला करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। ब्लड बीस्ट्स को इन मॉन्स्टर जानवरों की अधिकांश क्षमताओं को विरासत में मिला था जब वे जीवित थे, और हालांकि उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, जिससे वे कुछ हद तक लचीले हो गए थे, वे इस समय निस्संदेह उत्कृष्ट सहायक थे। जैसे ही 20 या इतने अलग अलग आकारों के ब्लड बीस्ट्स बाहर चले गए, उन्होंने तुरंत एक अभेद्य रक्षा बनाई, जिससे अर्जुन और रक्तचंद्र पर दबाव बहुत कम हो गया।
वुंग वंग वंग। मायावी शून्य तितलियों के पंखों को फड़फड़ाने की आवाज लगातार बजती रही क्योंकि वे मौत के डर के बिना आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं था और केवल जीवित को मारने की प्रवृत्ति थी। ब्लड बीस्ट्स, जो मजबूत ब्लड आभा के उतार चढ़ाव को बाहर निकालते थे, मायावी शून्य तितलियों को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छे लक्ष्य बन गए। अर्जुन और रक्तचंद्र बीच में थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए वे सुरक्षित थे। ये देखकर रक्तचंद्र खुशी से भर गया और जल्दी से अपनी कलाकृतियों को मायावी शून्य तितलियों को मारने के लिए नियंत्रित करने लगा। अर्जुन भी बेकार नहीं बैठा था। शेष कई दर्जन गोल्डन ब्लड थ्रेड्स बाहर निकले और शून्य के माध्यम से एक के बाद एक मायावी शून्य तितली को आधा काट दिया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन को पता चला कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ था। चारों ओरिजिन किंग्स अभी भी खुद से लड़ रहे थे, जो अनगिनत मायावी शून्य तितलियों से घिरे थे। मायावी शून्य तितलियों के शव जमीन पर ढेर हो गए, जिससे एक मोटी परत बन गई। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। वर्तमान स्थिति ने अर्जुन को यह महसूस कराया कि इन सभी मायावी शून्य तितलियों को मारना असंभव था। अगर वे इस तरह से लड़ना जारी रखते हैं, तो अर्जुन के समूह की ताकत अंततः खत्म हो जाएगी और इन मायावी शून्य तितलियों द्वारा उनका कत्लेआम कर दिया जाएगा। जहां तक उसके 20 या इतने ब्लड बीस्ट्स का सवाल था, उनमें से अधिकांश भी घायल हो गए थे, भले ही वे सभी गोल्डन ब्लड थ्रेड से बदल गए थे। ये ब्लड बीस्ट्स जीवित प्राणी नहीं थे, लेकिन मायावी शून्य तितलियों के लगातार उपभोग के तहत उनके शरीर से निकलने वाले जीवन शक्ति के उतार चढ़ाव कमजोर और कमजोर होते जा रहे थे। रक्तचंद्र, हमें इस जगह को छोड़ना होगा, अर्जुन ने रक्तचंद्र से फुसफुसाया। लेकिन अंकल नीरज, रक्तचंद्र ने हिचकिचाते हुए नीरज की दिशा में देखा, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाए। सब कुछ भव्य रंगों में लिपटा हुआ था और कोई केवल भीतर से आने वाले तीव्र ऊर्जा के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मिस्टर नीरज की खेती बहुत अधिक है, आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम भाग सकते हैं, तब तक उन्हें ठीक होना चाहिए, अर्जुन ने सांत्वना दी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? रक्तचंद्र ने पूछा। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, चाहे मुझे यकीन हो या नहीं, मुझे कोशिश करनी होगी। ये यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर रक्तचंद्र ने सिर हिलाया और अपने दांत पीसकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसे नीरज द्वारा पहले से ही चेतावनी दी गई थी और उसे यह आभास था कि ऐसी स्थिति होगी, इसलिए वह हिचकिचाई नहीं। तो मेरे पीछे आओ। अर्जुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने 20 या इतने ब्लड बीस्ट्स को एक निश्चित दिशा में एक भयंकर हमला करने का आदेश दिया। एक ही पल में मायावी शून्य तितलियों में एक खाई खुल गई थी जिसने उन दोनों को घेर लिया था। जाओ, अर्जुन ने चिल्लाया। उसकी आकृति फ्लिकरिंग हो रही थी क्योंकि उसने रक्तचंद्र की बांह को पकड़ लिया और खाई से बाहर निकल गया। अगले क्षण 20 या इतने ब्लड बीस्ट्स मुड़ गए और गोल्डन और लाल गोल्डन ब्लड थ्रेड्स में वापस आ गए, इससे पहले कि उन्हें उसके शरीर में वापस ले लिया गया। अचानक अपना लक्ष्य खोने के बाद इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई एक पल के लिए चौंक गईं। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उस दिशा में पीछा किया जहां अर्जुन और रक्तचंद्र भाग गए थे। इस समय अर्जुन के पास ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। अपने आप को अपनी स्पेस फोर्स में लपेटते हुए अर्जुन बेहद तेज गति से आगे बढ़ा। अपनी स्पेस फोर्स का उपयोग करके उसकी गति अचानक बढ़ गई। रक्तचंद्र एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई, क्योंकि यह इस क्षण तक नहीं था कि वह समझ गई कि बिजली की तरह तेज होने का क्या मतलब है। लेकिन जल्द ही अर्जुन ने अपनी भौहें सिकुड़ी क्योंकि उसने पाया कि उसकी स्पेस फोर्स इस सेवेड वर्ल्ड में बहुत सीमित थी। यह शापित जगह शून्य दरारों से भरी हुई थी, इसलिए स्पेस का मार्ग अस्थिर था। इसके अलावा जब मायावी शून्य तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती थी तो यह आसपास के स्थान में हस्तक्षेप करती थी, जिससे अर्जुन के लिए अपनी स्पेस फोर्स का उपयोग करना मुश्किल हो जाता था। इस खोज ने अर्जुन के चेहरे को गिरा दिया, लेकिन जिस चीज ने उसे और भी गुस्सा दिलाया वह ये थी कि उसके घेरे से भागने के बाद एक व्यक्ति वास्तव में उसका पीछा कर रहा था। वह व्यक्ति अबंडोन्ड ले के एल्डर वारुनीश के अलावा और कोई नहीं था।
वारुनीश भी इस क्षण संघर्ष कर रहा था और दौड़ने से थक गया था। उसका पीछा अनगिनत मायावी शून्य तितलियों द्वारा किया जा रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी और इसके बजाय वह अर्जुन और रक्तचंद्र का हताश होकर पीछा कर रहा था। भले ही उस पर हमला किया गया था, फिर भी उसने जवाबी हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया और बस चकमा दिया। वह क्या करना चाहता है? रक्तचंद्र ने हल्के से महसूस किया कि स्थिति अच्छी नहीं थी। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, वह बस हमें अपना बलि का बकरा बनाना चाहता है ताकि वह भाग सके। एक कहावत थी कि जब एक अजेय दुश्मन द्वारा पीछा किया जाता है तो दुश्मन से भागना जरूरी नहीं होता है, बल्कि केवल अपने साथियों से भागना होता है। हालांकि अर्जुन और रक्तचंद्र वारुनीश के साथी नहीं थे, फिर भी वह जाहिर तौर पर उनका पीछा करने का इरादा रखता था। जब तक वह मायावी शून्य तितलियों में देरी करने के लिए अर्जुन और रक्तचंद्र का उपयोग कर सकता था, तब तक उसके पास इन परेशान करने वाली प्राचीन दिव्य आत्माओं से छुटकारा पाने का मौका होगा। दूसरी तरफ, हालांकि नीरज ने वारुनीश के इरादों की खोज की, लेकिन उसके पास उसे रोकने की कोई क्षमता नहीं थी। इस समय वह हिल भी नहीं सकता था और केवल दूर से वारुनीश की पीठ को घूर सकता था, गुस्से में दहाड़ रहा था। घिनौने वारुनीश के इरादों को समझने के बाद रक्तचंद्र ने अपने दांत पीसकर चिल्लाया, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अर्जुन ने उपहास किया, हर आदमी खुद के लिए है। चूंकि वह हमारे खिलाफ साजिश करना चाहता है, तो आइए देखें कि क्या उसके पास क्षमता है। अर्जुन डरा नहीं था और वारुनीश की कार्रवाइयों के कारण घबराया नहीं था। केवल एक दर्जन सांसों के समय में अर्जुन और रक्तचंद्र पहले ही कुछ दर्जन किलोमीटर भाग गए थे। जहां तक उनकी आंखें देख सकती थीं, नीरज और अन्य लोग बहुत पहले गायब हो गए थे, जिससे बड़ी संख्या में इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई और वारुनीश ही पीछे रह गए थे। जहां तक वारुनीश का सवाल था, उसका पीछा और भी मायावी शून्य तितलियों द्वारा किया जा रहा था। भागते हुए अर्जुन ने आसपास के वातावरण की जांच करने के लिए अपने डिवाइन सेंस को जारी किया। जल्द ही उसने एक खोज की और रक्तचंद्र के साथ एक निश्चित दिशा में दौड़ा। उस दिशा में एक शून्य दरार थी जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था। अर्जुन का मानना था कि इस समय भले ही वारुनीश अपना डिवाइन सेंस जारी करता, फिर भी वह इसका पता लगाने में सक्षम नहीं होगा। जब तक वारुनीश अर्जुन के नक्शे कदम पर चलता था, तब तक मौका था कि वह उस शून्य दरार में भाग जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भले ही वह मरता नहीं, फिर भी वह कम से कम एक परत त्वचा खो देगा। अर्जुन ने जानबूझकर रक्तचंद्र को शून्य दरार के करीब लाया ताकि वारुनीश के फैसले में हस्तक्षेप किया जा सके। हालांकि जिसकी अर्जुन ने कभी उम्मीद नहीं की थी, वह ये थी कि उसका पीछा करने वाली अनगिनत इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई शून्य दरार के अस्तित्व की खोज करने और जल्दी से इसके चारों ओर उड़ने में सक्षम थीं। ये दृश्य स्वाभाविक रूप से वारुनीश की आंखों में छपा था। वारुनीश एक ओरिजिन किंग रेल्म का मास्टर था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बेहद अनुभवी और सतर्क था। हालांकि वह शून्य दरार का पता नहीं लगा सका, लेकिन मायावी शून्य तितलियों के आंदोलनों से वह यह अनुमान लगा सकता था कि इसके बारे में कुछ अजीब था। इस तरह उसने सीधे मायावी शून्य तितलियों के रास्ते का पालन किया और बिना किसी नुकसान के शून्य दरार से बच गया। अर्जुन लगभग जोर से शाप देता था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वारुनीश को इस स्थिति में मायावी शून्य तितलियों द्वारा बचाया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, चाहे वह इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई हो या उनके पीछे वारुनीश, वे करीब और करीब आ रहे थे और स्थिति और भी करीब हो रही थी कि वे फिर से घिर जाएंगे। इस समय वारुनीश बहुत आराम कर गया, क्योंकि इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई जो पहले उसका और मकरनाथ का पीछा कर रही थी, कई समूहों में बिखर गई थी। इस समय उसका पीछा करने वाले बहुत से नहीं थे। अपने साधनों के साथ अगर वह कड़ी मेहनत करता तो उसके लिए उसका पीछा करने वाली सभी मायावी शून्य तितलियों को मारना संभव था, लेकिन उस मामले में वह अनिवार्य रूप से अपनी बहुत सारी ताकत खो देगा और घायल भी हो सकता है। ये वह नहीं था जो वह चाहता था। इस सेवेड वर्ल्ड में उसे संभावित खतरों का सामना करने के लिए हर समय अपनी सबसे अच्छी स्थिति बनाए रखनी थी। इस तरह वह अर्जुन और रक्तचंद्र को लाभ के रूप में उपयोग कर रहा था।
इन दोनों जूनियर्स की गति ने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन जब उसने रक्तचंद्र की पहचान के बारे में सोचा तो उसे राहत मिली। उसने सोचा कि अर्जुन और रक्तचंद्र की गति सब रक्तचंद्र के लिए धन्यवाद थी। हेंग लुओ चेंबर ऑफ कॉमर्स के इस युवा मास्टर ने किसी तरह की अविश्वसनीय गुप्त तकनीक की खेती की होगी, लेकिन यह उसका अंत था। उसके सामने केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर दो आकृतियों को देखते हुए वारुनीश की आंखों में एक उदास अभिव्यक्ति चमक गई। तुरंत उसने चुपके से अपनी गुप्त तकनीक का आग्रह किया, जबकि उसके हाथों से जटिल मुहरों की एक श्रृंखला बन रही थी। अगले क्षण लाल रंग की रोशनी की एक परत अचानक वारुनीश के शरीर से निकली, जैसे कि उसके छिद्रों से रक्त की धुंध का छिड़काव किया जा रहा था। जिस क्षण ये प्रकाश दिखाई दिया, वारुनीश की गति अचानक एक अविश्वसनीय डिग्री तक बढ़ गई। कुछ किलोमीटर की कम दूरी को वारुनीश और रक्तचंद्र ने तुरंत बंद कर दिया, सीधे अर्जुन और रक्तचंद्र को पीछे छोड़ दिया। यह अंत नहीं था। वारुनीश ने अर्जुन और रक्तचंद्र की ओर भी एक हथेली का प्रहार भेजा, एक शक्तिशाली सेंची को एक हमले में संघनित किया। इस हथेली के प्रहार में कोई हत्यारा इरादा नहीं था, क्योंकि उसका इन दोनों का जीवन लेने का कोई इरादा नहीं था। वह बस उन्हें मायावी शून्य तितलियों को देरी करने के लिए चाहता था। मरे हुए लोगों को देरी नहीं की जा सकती थी। लानत है, रक्तचंद्र ने गुस्से में चिल्लाया, क्योंकि उसने वारुनीश के हमले से मिलने के लिए अपने कंगन कलाकृति को आगे फेंक दिया। होंग जोंग, एक जोरदार धमाके के साथ ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और कंगन हिंसक बल के तहत जंगली रूप से चमक गया, जिससे अर्जुन और रक्तचंद्र की गति कम हो गई और उन्हें खुद को स्थिर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाहा, वारुनीश जंगली रूप से हंसा, इससे पहले कि वह अर्जुन और रक्तचंद्र को उपहास में देखने के लिए मुड़ गया। तुम दो दुष्टों, जीवित रहने की कोशिश करो। उसने अहंकार का एक रूप धारण किया, जैसे कि उसकी योजना सफल हो गई थी। भागना चाहते हो? अर्जुन का चेहरा ठंडा हो गया, क्योंकि उसने सीधे वारुनीश की आंखों में घूर कर देखा। उसकी बाईं आंख अचानक सुनहरी हो गई, क्योंकि उसकी पुतली में एक फूलदार कमल का पैटर्न दिखाई दिया। अर्जुन वारुनीश से नफरत करता था कि वह उसे भागने के लिए इस्तेमाल करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए उसने उस क्षण का लाभ उठाया जब वारुनीश ने अहंकारी रूप से हंसा और आराम किया, ताकि वह अपनी फूलदार कमल गुप्त तकनीक का उपयोग कर सके। अर्जुन अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। अपनी कलाई के एक झटके के साथ वेडेन ड्रैगन बोन स्वॉर्ड बाहर निकल गया, और एक जोरदार ड्रैगन गर्जना के साथ एक विशाल गहरे हरे रंग का ड्रैगन वारुनीश की ओर बढ़ा, अपने खूनी मुंह को खोल रहा था और एक अत्यधिक जहरीली और संक्षारक सांस थूक रहा था। वारुनीश की मुस्कान एक पल में उसके चेहरे पर जम गई और उसकी आंखें हल्के से कांपने से नहीं बच सकीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन, एक ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म, ऐसा असाधारण कदम उठा सकता है। अगले क्षण उसने अपने नॉलेज सी के अवरोध से टकराने वाली एक शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा पर ध्यान दिया, जिससे उसके ओरिजिन किंग रेल्म नॉलेज सी का अवरोध कांप गया और टूट गया। ये शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा तब इस दरार के माध्यम से उसके नॉलेज सी पर आक्रमण कर गई, एक कमल के फूल में बदल गई और धीरे धीरे खिलने लगी, जबकि उसके नॉलेज सी की ताकत को अवशोषित कर रही थी। एक भयानक सिरदर्द। वारुनीश मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, क्योंकि उसने जल्दबाजी में अपने दिमाग को स्थिर किया और इस अजीब कमल के फूल का विरोध करने के लिए अपने नॉलेज सी की शक्ति को बढ़ाया। सौभाग्य से उसकी खेती कमजोर नहीं थी, इसलिए हालांकि उसे अर्जुन ने हैरान कर दिया था, फिर भी वह पूरी तरह से हार नहीं गया था। जैसे ही उसने अपने नॉलेज सी की शक्ति को बढ़ाया, धीरे धीरे खिलने वाला कमल का फूल पूरी तरह से दबा दिया गया। हालांकि अगर वह इसे बाहर निकालना चाहता था तो इसमें कुछ प्रयास लगेगा। वारुनीश के पास अपने नॉलेज सी में असामान्यताओं पर ध्यान देने का समय नहीं था, क्योंकि विशाल गहरे हरे रंग का ड्रैगन पहले ही अपना खूनी मुंह खोल चुका था और उसकी ओर बढ़ रहा था। इस विशाल ड्रैगन के सामने वह एक चींटी जितना छोटा था। ये देखकर कि विशाल ड्रैगन उसे निगलने वाला था, वारुनीश ने अपने दांत पीसे। उसके शरीर के चारों ओर लाल रंग का प्रकाश उज्ज्वल हो गया और उसकी गति बढ़ गई, जिससे वह विशाल ड्रैगन के हमले से मुश्किल से बच पाया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा पीला था और उसकी सांसें तेज थीं। सबसे पहले
वह मकरनाथ के साथ लंबे समय तक भाग गया था, फिर अनगिनत मायावी शून्य तितलियों से लड़ा था, दो गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया था जिसने एक बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग किया था, और यहाँ तक कि अर्जुन के फूलदार कमल गुप्त तकनीक द्वारा भी हमला किया गया था। भले ही वह एक ओरिजिन किंग रेल्म का मास्टर था, वारुनीश थोड़ी देर के लिए इसे सहन करने में असमर्थ था। वारुनीश कड़वाहट से मुड़ गया, अर्जुन और रक्तचंद्र को देखकर जो एक के बाद एक घिरे हुए थे। दुष्ट, तुम बेहतर प्रार्थना करो कि तुम यहाँ मर जाओ, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा करा दूंगा। एक ओरिजिन किंग के रूप में उसे एक ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म के जूनियर द्वारा हैरान कर दिया गया था। ये बस एक महान अपमान था। सौभाग्य से किसी और ने अभी अभी का दृश्य नहीं देखा था। कम से कम इसने उसे अपनी कुछ गरिमा बनाए रखने की अनुमति दी। जब वह खत्म हो गया तो वह और नहीं रुका, वह तुरंत भाग गया। वारुनीश को विश्वास नहीं था कि अर्जुन और रक्तचंद्र इतने मायावी शून्य तितलियों के हमलों से बच सकते हैं। भले ही वह खुद ऐसी परिस्थितियों में जीवित नहीं बच पाएगा, अन्यथा उसने इन दो जूनियर्स का उपयोग करने के लिए इतनी मेहनत नहीं की होती। हुम्फ, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ना बंद कर दिया। वारुनीश द्वारा देरी किए जाने के बाद उसके और रक्तचंद्र के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब उन्हें घेरने वाली मायावी शून्य तितलियों की संख्या पहले की तुलना में दोगुनी बढ़ी थी। आखिरकार वारुनीश गायब हो गया था, इसलिए पहले उस पर हमला करने वाली मायावी शून्य तितलियों ने अपना लक्ष्य बदल दिया था। 20 से अधिक ब्लड बीस्ट्स को अर्जुन द्वारा एक बार फिर से उसे बचाने और मायावी शून्य तितलियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जारी किया गया था। ड्रैगन बोन स्वॉर्ड से बदला हुआ विशाल गहरे हरे रंग का ड्रैगन भी लड़ाई में शामिल हो गया। अर्जुन के बगल में खड़ी रक्तचंद्र ने एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति पहनी थी क्योंकि उसकी नाक की नोक से पसीना टपक रहा था। वह लगातार अपनी कलाकृति का आह्वान कर रही थी, अपने सेंची की एक बड़ी मात्रा का उपभोग कर रही थी, लेकिन उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। दुश्मनों को मारते समय उसने अपने सेंची को बहाल करने के लिए अपने मुंह में गोलियां भरीं। यहाँ तक कि उसकी सहजीवी डेमन स्पिरिट तामरान को भी रक्तचंद्र द्वारा जारी किया गया था। ये सहजीवी मॉन्स्टर स्पिरिट बेहद शक्तिशाली थी और अकेले युद्ध शक्ति के मामले में ये रक्तचंद्र से कम नहीं थी। कई साल पहले सम्राट गार्डन में रक्तचंद्र ने इस सहजीवी मॉन्स्टर स्पिरिट का उपयोग सारिका के हेवनली मून डेमन स्पाइडर के साथ लड़ने के लिए किया था, जो ये दर्शाता है कि यह कितना क्रूर था। फिर भी स्थिति अभी भी असहनीय थी। ब्लड बीस्ट्स के शरीर पर प्रकाश फ्लिकरिंग हो रहा था, जैसे कि वे किसी भी क्षण ढह सकते थे, जिससे उनकी रक्षात्मक परिधि सिकुड़ रही थी। तुम बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं दिखते? रक्तचंद्र ने अचानक अपना सिर अर्जुन को देखने के लिए घुमाया और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ पूछा। उसके हाथ बेकार नहीं रहे क्योंकि उसने शक्तिशाली गुप्त तकनीकों की एक श्रृंखला भेजी, जिसमें बड़ी संख्या में मायावी शून्य तितलियों को मार दिया गया और ब्लड बीस्ट्स पर दबाव कम हो गया। यह इस क्षण तक नहीं था कि उसने खोज की कि अर्जुन का चेहरा पूरी तरह से शांत था, बिना किसी घबराहट के एक निशान के, जो कोई भी एक मृत अंत तक पहुंच गया होगा। तुम किस बारे में चिंतित हो? अर्जुन हंसा और उसने व्यंग्यात्मक रूप से पूछा, जबकि उसने मायावी शून्य तितलियों के जीवन को सही ढंग से काटने के लिए अपने गोल्डन ब्लड थ्रेड्स को नियंत्रित किया। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? जाहिर तौर पर उसके व्यवहार से संक्रमित होकर रक्तचंद्र की अभिव्यक्ति भी शांत हो गई। बकवास, अर्जुन ने तिरस्कार से थूका, कौन मौत से नहीं डरता? लेकिन एक कहावत है कि अगर कोई पेनी के फूल के नीचे मर जाता है तो एक भूत भी एक खुश मौत मर सकता है। रक्तचंद्र एक पल के लिए चौंक गई, इससे पहले कि उसने तुरंत अर्जुन को घूर कर देखा। इस समय तुम अभी भी मजाक करने के मूड में हो? अर्जुन बस रूखे ढंग से हंसा और जवाब नहीं दिया। हालांकि वर्तमान स्थिति बेहद खतरनाक लग रही थी, फिर भी उसके लिए इसे हल करना बहुत आसान था। उसके पास इन मायावी शून्य तितलियों से छुटकारा पाने के कम से कम दो तरीके थे। सबसे सरल तरीका स्वाभाविक रूप से मुहरबंद विश्वमंका का आह्वान करना और रक्तचंद्र को मुहरबंद विश्वमंका के अंदर छिपाने के लिए ले जाना था। एक बार जब वे दोनों गायब हो जाते तो मायावी शून्य तितलियों के लिए यहाँ रहना असंभव होगा।
इसके अलावा वह अंतरिक्ष को फाड़ सकता था और भाग सकता था। हालांकि यहाँ स्पेस फोर्स के उतार चढ़ाव अराजक थे और उसकी स्पेस फोर्स के उपयोग में हस्तक्षेप कर सकते थे, एक बार में 100 से 200 किलोमीटर से बचना कोई समस्या नहीं होगी। एकमात्र चिंता ये थी कि वह शून्य में किसी तरह के खतरे का सामना कर सकता था। दोनों तरीके बहुत प्रभावी थे और अर्जुन को पूरी तरह से यकीन था कि वह सफल हो सकता है। हालांकि यह अनिवार्य रूप से उसके कुछ तुरुप के पत्तों को उजागर करेगा, खासकर मोहरबंद विश्वमन का। इस तरह की चीज का अपना स्वतंत्र संसार था और इसका अस्तित्व बस अविश्वसनीय था, इसलिए अर्जुन ने रक्तचंद्र के सामने इसे उजागर करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह हेंग लुओ चेंबर ऑफ कॉमर्स का यंग मास्टर थी और उसके साथ उसका रिश्ता इतना अच्छा नहीं था कि वह उसके साथ रहस्य साझा कर सके। इस तरह वह सोच रहा था कि दोनों दुनियाओं में सबसे अच्छा कैसे प्राप्त किया जाए। अर्जुन, रक्तचंद्र ने अचानक धीरे से बुलाया। क्या? अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और उसे देखा, यह महसूस करते हुए कि इस समय उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब थी। क्या तुम हमेशा मुझसे नफरत करते थे? रक्तचंद्र ने पूछा। उसकी आंखें भटक रही थीं, जैसे कि वह अर्जुन को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? अर्जुन चकित था, क्योंकि मैंने लोगों को तुम्हारा शिकार करने के लिए भेजा था और क्योंकि मैंने तुम्हें तंग किया था, रक्तचंद्र ने धीरे से कहा। हा, अर्जुन हंसा। तुम किस पर हंस रहे हो? रक्तचंद्र ने अपनी भौहें से कुड़ी कुछ नाराजगी के साथ अर्जुन को देखा। वह अर्जुन से गंभीरता से बात करना चाहती थी, लेकिन दूसरा पक्ष इतना उदासीन अभिनय कर रहा था जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। अर्जुन ने उसे चंचल रूप से देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हेंग लुओ चेंबर ऑफ कॉमर्स के गरिमा में यंग मास्टर के पास ऐसे भावुक क्षण हैं। आखिरकार एक महिला है। इस वाक्य ने एक ततैया के घोंसले को हिला दिया, जिससे रक्तचंद्र ने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, मैं एक महिला हूँ तो क्या? मैं एक महिला पैदा हुई थी और मैं कभी एक आदमी नहीं बनना चाहती थी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये पसंद है? इतने सालों के बाद किसने कभी मेरी भावनाओं पर विचार किया है? ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ फैलाया और अपनी छाती पर जोर से मारा। एक चमक के साथ अर्जुन के सामने खड़ी रक्तचंद्र ने तुरंत अपनी उपस्थिति बदल दी। इस समय वह वीर और असाधारण पुरुष नहीं थी जो वह पहले थी। इसके बजाय वह एक सुंदर महिला थी जिसके पास एक सुंदर आकृति थी, लंबे बाल जो उसके कूल्हों तक पहुंचते थे और सुंदर आंखों का एक जोड़ा अर्जुन को घूर रहा था, जैसे कि वह उसे जिंदा खाना चाहती थी। उसके पहने हुए पुरुष के कपड़ों के साथ संयुक्त इस समय रक्तचंद्र में एक अलग तरह का प्रलोभन था। अर्जुन ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा, इससे पहले कि उसने आश्चर्य में अपनी नाक को रगड़ा। मैं बस लापरवाही से कुछ कह रहा था, तुम इतनी मजबूती से प्रतिक्रिया क्यों कर रही हो? रक्तचंद्र ने बस उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें प्यार और नफरत के प्रकाश के साथ चमक रही थी जिसके साथ अर्जुन परिचित था। अरे, अर्जुन असहाय लग रहा था। क्या तुम्हारे लिए ये करना ठीक है? अगर कोई तुम्हें इस तरह देखता तो ये तुम्हारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए अच्छा नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी विशेष संविधान को देखता तो तुम्हें दूर ले जाया जा सकता है। रक्तचंद्र का विशेष संविधान ओरिजिन किंग्स के लिए बेहद आकर्षक था। ड्रैगन बोन फीनिक्स बॉडी कुछ ऐसा था जो केवल संयोग से ही पाया जा सकता था। कोई भी आदमी जो रक्तचंद्र की प्राइमोर्डियल यिन को प्राप्त करता है, वह बिना किसी छिपे हुए खतरे के अपनी ताकत को बहुत बढ़ा सकता था। रक्तचंद्र की प्राइमोर्डियल यिन को सबसे अच्छी गोलियां कहा जा सकता था। उन ओरिजिन किंग्स के लिए जिन्होंने अनगिनत वर्षों तक खेती की थी लेकिन फिर भी अपनी ताकत में सुधार करने में असमर्थ थे, यह एक अकल्पनीय प्रलोभन था। भले ही उसकी पहचान हेंग लुओ चेंबर ऑफ कॉमर्स का यंग मास्टर थी, फिर भी ऐसे लोग होना तय था जो उसे प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाएंगे। इस दुनिया में पागल लोगों की कोई कमी नहीं थी। रक्तचंद्र ने उपहास किया, अपने बालों को अपने कान के पीछे ब्रश किया और अर्जुन की ओर देखा। धीरे धीरे कहा, मेरे और तुम्हारे अलावा क्या यहाँ कोई और है? इसके अलावा तुम पहले से ही जानते थे कि मैं एक महिला थी और मेरे विशेष संविधान के बारे में जानते थे, लेकिन मुझे तुम मेरे बारे में कोई विचार करते हुए नहीं दिखते हो।
क्या गलत है? यंग यंग लेडी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। तुम अब ये क्यों उठा रही हो? अर्जुन की अभिव्यक्ति अचानक अप्राकृतिक हो गई। हालांकि वह पुरुषों और महिलाओं के तरीकों में अच्छी तरह से वाकिफ था, फिर भी कभी कभी उसे लगा कि कुछ महिलाएं अनुचित थीं। इस तरह की जगह में, इस तरह के वातावरण में, रक्तचंद्र वास्तव में उसके साथ ऐसी चीजों पर चर्चा कर रही थी। वह बस नहीं जानता था कि कैसे जवाब देना है। तुम बेशर्म दुष्ट, तुम वास्तव में कैसे शर्माना जानते हो? रक्तचंद्र थोड़ा शर्मा गई, लेकिन फिर भी अर्जुन को तिरस्कार करती रही। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि तुम्हारी त्वचा इतनी पतली थी। वापस उस मृत स्टार पर, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते थे? वह एक दुर्घटना थी, ठीक है। अर्जुन ने उसे घूर कर देखा। यह इतने साल पहले हुआ था, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? क्या हमने इसे एक साथ भूलने के लिए सहमत नहीं हुए थे? कौन तुम्हारे साथ सहमत हुआ? मैं अपने बाकी जीवन के लिए उस तरह की चीज को कभी नहीं भूलूंगी। रक्तचंद्र की छाती हिंसक रूप से उठी क्योंकि उसका गुस्सा फूट पड़ा, और अपने हाथ की एक लहर के साथ अनगिनत मायावी शून्य तितलियों को मौके पर ही मार दिया गया। ठीक है, तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो? अर्जुन ने उसे निराश होकर देखा। मुझे बताओ, तुम मुझे बहुत भ्रमित कर रही हो। मैं क्या करना चाहती हूँ? रक्तचंद्र ने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं और क्या कर सकती हूँ? एक उन्माद भरी नज़र के साथ उसने लगातार 3 बार दहाड़ा। उसके गुस्से के साथ शिकायत का एक निशान मिला हुआ था। रक्तचंद्र की इस अनुचित उपस्थिति को देखकर अर्जुन गुस्सा महसूस करने से नहीं बच सका। एक पल के लिए उसे ठंडेपन से घूरते हुए अर्जुन अचानक फुफकारता है और उसकी ओर एक कदम बढ़ाता है। उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमकती है, जिससे रक्तचंद्र का चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है। अगले क्षण अर्जुन ने अपना हाथ फैलाया और रक्तचंद्र के कोमल शरीर को अपनी बाहों में खींच लिया, और उसकी चकित और डरी हुई नज़र के नीचे वह झुक गया और उसके पतले और कोमल होठों को चूम लिया। उसी समय उसके दूसरे हाथ ने उसके निजी हिस्से को ढक लिया और जोरदार रगड़ना शुरू कर दिया। उसकी कार्रवाई बेहद कठोर थी, जैसे कि उसका निष्पक्ष सेक्स के प्रति कोई भी कोमलता दिखाने का थोड़ा सा भी इरादा नहीं था। ओह, तुम दुष्ट! रक्तचंद्र ने घबराहट में चिल्लाया क्योंकि उसने अर्जुन को दूर धकेलने के लिए अपने हाथों को फैलाया, लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की वह उसे दूर धकेलने में असमर्थ थी। वह दृढ़ शरीर जो उसके खिलाफ दबाया गया था, एक ऊंचे पहाड़ की तरह था, अविचलित। दर्द के बीच एक अजीब सी भावना उसके पूरे शरीर में फैल गई। एक कोमल कराह के साथ रक्तचंद्र ने कुछ बार संघर्ष किया, इससे पहले कि उसका शरीर जल्द ही नर्म हो गया। आसपास की मायावी शून्य तितलियों ने अपने पंखों को फड़फड़ाया, एक गुनगुनाहट वाली आवाज निकाली क्योंकि रंगीन तितलियां उन दोनों के चारों ओर लिपटी थीं। ब्लड बीस्ट्स ने भयंकर रूप से लड़ाई लड़ी जबकि विशाल गहरे हरे रंग का ड्रैगन दहाड़ता रहा। लंबे समय के बाद उनके होंठ अलग हो गए। अर्जुन ने रक्तचंद्र को दूर धकेल दिया और उसे घूर कर देखा। उसके चेहरे पर एक परित्यक्तता का भाव था। रक्तचंद्र के गाल लाल हो गए थे और उसकी पतली सफेद गर्दन भी लाल हो गई थी। उसका शरीर लंगड़ा हो गया था और अर्जुन के गले से निकलने के बाद वह थोड़ा लड़खड़ा गई, लेकिन इस समय वह चारों ओर देख रही थी। उसकी आंखें भटक रही थीं, अब उसके पास पहले की तरह आक्रामक मुद्रा नहीं थी। संतुष्ट, अर्जुन ने फुफकार भरी। तुम! रक्तचंद्र का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने अपना मुंह खोला, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या कहना है। लानत है, तुम कभी खत्म नहीं होते, अर्जुन ने शाप दिया। तुम एक नज़र क्यों नहीं डालते कि तुम कब मुझे परेशान कर रहे हो? तुम वास्तव में नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। रक्तचंद्र ने अचानक शिकायत का एक रूप धारण किया क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गईं और वह रोने लगी, लेकिन उसने जल्दी से अपने मूड को समायोजित किया और एक गहरी सांस ली। अपने दांत पीसकर उसने कहा, तो क्या मुझे वैसे भी वही मिला जो मैं चाहती थी? क्या ये वही है जो तुम चाहती हो? अर्जुन ने उसे व्यंग्यात्मक रूप से देखा। तो क्या अगर मैं हूँ? रक्तचंद्र ने अपने लाल होठों को घुमाया। इस दुनिया में मेरे पिता और चेंबर ऑफ कॉमर्स के एल्डर्स के अलावा केवल तुम जानते हो कि मैं एक महिला हूँ। मैं एक महिला होने का अनुभव किए बिना मरना नहीं चाहती।
तो तुम्हें लगा कि तुम निश्चित रूप से मर गए हो। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि यह महिला इतनी पागल क्यों थी। ये सही है, तुमने खुद कहा, भले ही मैं एक पेनी के नीचे मर जाऊं, मैं फिर भी एक रोमांटिक भूत बनूंगी। तो क्या अगर मैं तुम्हें एक रोमांटिक बनने दूं? रक्तचंद्र एक सुंदर परी की तरह हंसी। कम से कम अगर मैं वास्तव में यहाँ मर जाती हूँ तो मैं एक महिला के रूप में मरूंगी। कम से कम मेरी एक इच्छा तो पूरी हो जाएगी। वास्तव में अनुचित। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया। रक्तचंद्र ने अपनी गर्दन को घुमाया और फुफकार भरी, तुम जो चाहो कहो। बोलने के बाद रक्तचंद्र बहुत आराम कर गई। उसका पूरा व्यक्ति अधिक उत्साही हो गया और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी एक चमकदार चमक के साथ चमक रहा था। मुझे ये पहले कहने दो, तुमने मुझे आज ऐसा करने के लिए मजबूर किया, इसलिए मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा। अर्जुन ने एक उंगली उठाई और उसे रक्तचंद्र के चेहरे के सामने लहराया, जैसे कि उसने उसे सूखा खा लिया था और जिम्मेदारी नहीं लेगा। कौन चाहता है कि तुम जिम्मेदारी लो? रक्तचंद्र ने अपने होठों को घुमाया। मुझे पता है कि तुम्हारे पास महिलाएं हैं और एक से अधिक, लेकिन जैसा कि कहावत है, एक पत्नी एक रखेल से बेहतर है और एक रखेल एक प्रेमी से बेहतर है। तुम काफी कुछ जानते हो। अर्जुन ने हंसा, इससे पहले कि वह अचानक आह भरता और रक्तचंद्र को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखता। उसने फुसफुसाया, तुम्हारे लिए भी यह आसान नहीं है। रक्तचंद्र ने अपना मुंह बनाया, यह अच्छा है कि तुम जानते हो। जैसे ही उसने बात की, उसने अर्जुन की ओर झुकने और अर्जुन की ओर अपना जैद सफ़ेद हाथ बढ़ाने की पहल की। काई यांग ने अपने हाथ में उसका हाथ पकड़ा और चिढ़ाया, क्या गलत है? क्या तुम मेरे साथ पीली वसंत तक जाने के लिए तैयार हो? किसी भी मामले में ये पहले से ही ऐसा है, इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई अन्य तरीका है तो जल्दी करो और उनका उपयोग करो। अन्यथा मुझे डर है कि तुम्हारी महिलाएं विधवा हो जाएंगी और मेरे पास अब लड़ने की ताकत नहीं होगी। रक्तचंद्र ने उदासीन रूप से कहा, जैसे कि वह मानसिक रूप से मरने के लिए तैयार थी। अर्जुन ने सिर हिलाया और रक्तचंद्र की कमर को गले लगाने के लिए पहुंचा। उसके चेहरे पर इस अथाह नज़र को देखकर रक्तचंद्र की आंखें चमकने से नहीं बच सकीं। वह वास्तव में यहाँ मरने के लिए तैयार थी, लेकिन अर्जुन की मुद्रा को देखकर ये स्पष्ट था कि उसके पास अभी भी कुछ ताकत बची थी। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन एक शानदार रोशनी चमकी क्योंकि वह गुप्त रूप से ये देखने के लिए तत्पर थी कि अर्जुन के पास अभी भी क्या काज थे। अर्जुन ने सार्थक रूप से मुस्कुराया और वह अपनी स्पेस फोर्स का उपयोग करके अंतरिक्ष को फाड़ने और रक्तचंद्र के साथ भागने वाला था जब उसे अचानक कुछ याद आया। एक पल के लिए रुककर अर्जुन ने वह निकाला जिसे वह ढूंढ रहा था। यह एक कंगन जैसी कलाकृति थी, लेकिन यह बनावट में सरल थी और जाहिर तौर पर काफ़ी पुरानी थी। इससे भी बढ़कर इस कंगन को अनगिनत जटिल रून्स के साथ उत्कीर्ण किया गया था। इस कंगन को घूरते हुए अर्जुन ने उन्हें घेरने वाली मायावी शून्य तितलियों को देखने के लिए मुड़ गया और एक विचार के साथ अपने सेंची को कंगन में डाला। अगले क्षण कंगन ने एक बेहोश प्रकाश को बाहर निकाला और उस पर उत्कीर्ण रून्स एक पल के लिए चलते हुए लग रहे थे, शक्ति की एक रहस्यमय लहर जारी कर रहे थे। एक अविश्वसनीय दृश्य आगे हुआ। जब शक्ति की यह लहर बाहर निकली तो इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई जो मौत के डर के बिना ब्लड बीस्ट्स को घेर रही थी, उन्होंने प्रतिशोध का सामना किया और आकाश से गिर गईं। इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इन मायावी शून्य तितलियों की शक्ति को रोक दिया गया था। यह क्या है? रक्तचंद्र ने अर्जुन के हाथ में कंगन पर आश्चर्य में देखा। अर्जुन नहीं बोला और बस अपने सेंची को उसमें डालता रहा। ऊर्जा की एक और लहर फूट पड़ी और अधिक इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई जमीन पर गिर गईं। थोड़े समय में उन्हें घेरने वाली लगभग आधी मायावी शून्य तितलियों ने हिलने की अपनी क्षमता खो दी थी, जबकि बाकी लोग डर में भागने के लिए मजबूर हो गए थे। इस चीज का वास्तव में इस तरह से उपयोग किया जा सकता है। अर्जुन को भी आश्चर्य का एक रूप था। यह क्या नरक है? रक्तचंद्र ने फिर से पूछा क्योंकि उसने कंगन पर आश्चर्य में देखा। अपने डिवाइन सेंस की जांच के तहत वह यह बताने में असमर्थ थी कि यह कलाकृति किस ग्रेड की थी। कीट दास्ता कंगन। अर्जुन ने लापरवाही से जवाब दिया, किसी ने मुझे बताया कि इसका कुछ विदेशी कीड़ों पर एक जादुई प्रभाव है।
मैं बस इसे आजमाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में काम करेगा। कीट दास्ता कंगन एक सम्राट कलाकृति थी, जो विश्व सम्राट द्वारा परिष्कृत एक कलाकृति थी। अनगिनत क्रूर विदेशी कीड़ों को इसके अंदर सील कर दिया गया था। अर्जुन द्वारा विश्व सम्राट को मारने के बाद ये कीट दास्ता कंगन उसका ट्रॉफी बन गया, लेकिन क्योंकि उसकी खेती पर्याप्त नहीं थी, उसने इसे आसानी से परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं की थी और इसे अपने अंतरिक्ष रिंग में संग्रहित कर रहा था। अनाहिता ने उसे बताया था कि यह कीट दास्ता कंगन एक शक्तिशाली कलाकृति थी जिस पर विश्व सम्राट प्रसिद्ध होने के लिए निर्भर था। ये जिस आभा को बाहर निकालता था वह स्वाभाविक रूप से सभी विदेशी कीड़ों को रोक सकती थी, और उसके सामने की स्थिति को देखते हुए मायावी शून्य तितलियों को निस्संदेह इस कीट दास्ता कंगन द्वारा रोक दिया गया था। हालांकि अर्जुन ने कीट दास्ता कंगन को बिल्कुल भी परिष्कृत नहीं किया था और केवल अपने सेंची के साथ अपनी शक्ति को थोड़ा उत्तेजित किया था, फिर भी वह इन मायावी शून्य तितलियों को हिलने की अपनी क्षमता खोने में सक्षम था। एक सम्राट कलाकृति की ताकत स्पष्ट थी। हालांकि अर्जुन अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था, इसलिए इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई नहीं मरी। उन्होंने बस कीट दास्ता कंगन की आभा से स्वाभाविक रूप से डरते हुए हिलने की अपनी क्षमता या यहाँ तक कि हमला करने की अपनी इच्छा खो दी। मायावी शून्य तितलियों की एक मोटी परत ने जमीन को ढक दिया। वे सभी संघर्ष कर रहे थे लेकिन उड़ने में असमर्थ थे। और भी इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई दूर भाग गईं, लेकिन वे नहीं बिखरी और इसके बजाय अर्जुन को घेर लिया, आसपास के स्थान को सील कर दिया। अर्जुन हंसा और अपने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त ब्लड बीस्ट आर्मी को वापस लेने के लिए अपना हाथ लहराया। उसी समय उसने ड्रैगन बोन स्वॉर्ड को भी दूर रख दिया, कीट दास्ता कंगन को ऊंचा रखा, अपने सेंची को उसमें डाला और रक्तचंद्र के साथ आगे बढ़ा। जहां भी वह गया, इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई लगातार पीछे हटती रहेंगी, हमेशा उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखेंगी। एक बार जब दूरी बंद हो जाती थी तो इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई अनिवार्य रूप से जमीन पर गिर जाती थी और जब तक वह बहुत दूर नहीं होता था तब तक वे फिर से उड़ जाती थी ताकि वे अपना पीछा जारी रख सकें। रक्तचंद्र सुखद रूप से हैरान थी। हालांकि वह पहले मरने के लिए तैयार थी, लेकिन अगर जीवित रहने का मौका था तो कोई भी इतनी आसानी से मरने को तैयार नहीं था, खासकर जब से उसने अभी अभी अर्जुन से बात की थी और उसके आगे उज्जवल भविष्य के लिए उम्मीद से भर गई थी। इस तरह समूह बिना किसी चिंता के 100 किलोमीटर तक आगे बढ़ा, लेकिन इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई कभी नहीं बिखरी और अर्जुन और रक्तचंद्र का पीछा करना जारी रखा। ये परेशान करने वाली चीजें अर्जुन ने अपनी भौहें से कुड़ी, यह महसूस करते हुए कि यह प्राचीन दिव्य आत्मा कितनी परेशानी वाली थी। हम उन सभी को पहले क्यों नहीं मार देते? रक्तचंद्र ने प्रस्ताव दिया। किसी भी मामले में कीट दास्ता कंगन के दमन के साथ इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई उसे और अर्जुन के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकती थी, उन्हें बस समय की आवश्यकता थी। बहुत परेशानी वाला। अर्जुन ने सिर हिलाया, चारों ओर देखा और एक पल के बाद उसकी आंखें चमक उठीं और उसने एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया, आइए वहां चलते हैं। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने रक्तचंद्र को लिया और उस पर उड़ गया। अरे, तुम क्या करना चाहते हो? रक्तचंद्र चौंक गई क्योंकि उनके सामने शून्य में एक शून्य दरार थी जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था, 1000 मीटर से अधिक लंबी और एक भयानक आभा को बाहर निकाल रही थी। जिस दिशा में अर्जुन जा रहा था वह इस शून्य दरार की ओर सीधा था, बिना किसी इरादे के इससे बचने का। क्या गलत है? बस एक पल पहले तुमने कहा कि तुम मेरे साथ पीली वसंत तक जाना चाहती हो, लेकिन अब तुम डर गई हो। अर्जुन ने उस पर एक मुस्कान के साथ देखा, अगर तुम डर गई हो तो जाना बहुत देर नहीं हुई है। रक्तचंद्र ने अपने लाल होठों को काट लिया और कहा, कौन डर गया है? मेरे इरादों का परीक्षण करने की कोशिश मत करो। ऐसा कहते हुए उसने एक फिट के रूप में अपने सेंची को धक्का दिया और अर्जुन को शून्य दरार की ओर खींच लिया। अर्जुन अविचलित रहा और बस उसे वही करने दिया जो वह चाहती थी। वे दोनों एक बेहद तेज गति से शून्य दरार के पास पहुंचे और जब वे इतने करीब थे अर्जुन स्पष्ट रूप से रक्तचंद्र की घबराहट को महसूस कर सकता था। आखिरकार उनके सामने एक विशाल शून्य दरार थी और कोई नहीं जानता था कि वे क्या सामना करेंगे या क्या वे अपना रास्ता वापस खोजने में सक्षम होंगे।
जैसे ही वे शून्य दरार में दौड़ने वाले थे, रक्तचंद्र ने अपना सिर घुमाया और अर्जुन पर एक नज़र डाली, जाहिर तौर पर एक अंतिम पूछताछ कर रहा था। अर्जुन के इनकार को प्राप्त करने में विफल रहने के बाद रक्तचंद्र ने अपने दांत पीसे और अर्जुन को शून्य दरार में खींचने की पहल की। प्रकाश के एक फ्लैश में वे दोनों गायब हो गए। इल्यूजनरी वॉइड बटरफ्लाई जो उनका पीछा कर रही थी, वे इस क्षण तक नहीं रुकी, कुछ बार चक्कर लगाया और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई शिकार नहीं था, मधुमक्खियों के झुंड की तरह पीछे हट गईं। जैसे ही शून्यता की भयावहता उन्हें निगलने लगी, रक्तचंद्र ने अर्जुन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर उससे चिपक गया, जैसे वह इस भयानक खालीपन में अपनी सुरक्षा तलाश रही हो। उसने कभी भी ऐसा विचित्र अनुभव नहीं किया था। शून्य दरारों को सभी मूल राजाओं द्वारा भयानक माना जाता था, लेकिन इस बार वह स्वेच्छा से उनके भीतर चली गई थी। वह नहीं जानती थी कि अर्जुन किस बात पर भरोसा कर रहा था, लेकिन वह केवल यह मान सकती थी कि यह आदमी, जिसने अभी अभी उसे बेहद अशिष्ट तरीके से छेड़ा था, उसे खतरे में नहीं डालेगा। अर्जुन ने उसे निराश नहीं किया। इस गहरे अंतरिक्ष की दरार में उसने थोड़ी भी घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि खुद को शांत करने के लिए अपने हाथों को थपथपाया। अर्जुन के स्पर्श से रक्तचंद्र का मन तुरंत शांत हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? रक्तचंद्र ने पूछा। वह मुड़कर उस प्रवेश द्वार को देखना चाहती थी जहां से वे आए थे, लेकिन उसे वह अब दिखाई नहीं दिया। शून्य दरारें अप्रत्याशित थीं और अंतरिक्ष भी विस्थापित था। यदि कोई एक बिंदु से प्रवेश करता है तो वे तुरंत हजारों या यहाँ तक कि दसियों लाख किलोमीटर दूर प्रकट हो सकते हैं, इसलिए इस समय वापस जाने का रास्ता खोजना स्वाभाविक रूप से असंभव था। चिंता मत करो, अर्जुन की आवाज में एक दुर्लभ सौम्यता थी। जैसे ही वह हंसा, ये जगह मुझ पर छोड़ दो। रक्तचंद्र ने धीरे से सिर हिलाया। अर्जुन के शब्दों में मानो एक आश्वस्त करने वाला जादू था, जिससे वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आराम महसूस करने लगी। कितनी प्रबल स्पेस बल का उतार चढ़ाव। ये जगह वाकई असाधारण है। लगता है हमें पहले ही प्रवेश कर जाना चाहिए था। अर्जुन ने अपने डिवाइन सेंस को चारों ओर की जांच करने के लिए छोड़ा और थोड़ा परेशान लग रहा था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जैसे ही उसने अपने स्पेस बल को प्रसारित करना शुरू किया। अपने चारों ओर के रहस्यों को महसूस कर रहा था और इस शून्य दरार की अनूठी शक्ति को समझ रहा था। उसने इस अवसर का आनंद लिया। इस तरह का अनुभव उसके स्पेस के मार्ग की खेती के लिए बहुत फायदेमंद था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे खोना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद उसकी नज़र एक निश्चित स्थान पर गई और उसने कहा, मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर अर्जुन ने रक्तचंद्र का हाथ पकड़ा और उस दिशा में उड़ गया। शून्य दरार के अंदर यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल अराजकता। ये जगह एक ऐसे संसार की तरह थी जो कभी खोला ही नहीं गया था, जिसमें कोई भी जीवित प्राणी या विश्व ऊर्जा नहीं थी। यह एक मृत स्टार से भी अधिक पूर्ण अस्तित्व था। रक्तचंद्र कुछ भी महसूस नहीं कर सकती थी, सिवाय अर्जुन के बड़े हाथ के स्पर्श और गर्माहट के जो उसे पकड़े हुए था। उसने इसे बहुत कसकर पकड़ा, इस डर से कि वह अर्जुन से अलग हो जाएगी। इस शापित जगह में समय का बीतना भी अतुलनीय रूप से लंबा लग रहा था, लेकिन जब रक्तचंद्र का मन स्थिर हो गया तो उसने न केवल इस जगह को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे ये भी लगा कि यह जगह बेहद खतरनाक थी। इसके बजाय उसने इस तरह की यात्रा का आनंद लिया। एक आदमी के लिए उसका हाथ पकड़ना और एक खतरनाक जगह में कांटों से होकर रास्ता बनाना, एक आदमी के लिए सामने हर तरह के खतरों को उठाना, जबकि वह मन की शांति के साथ पीछे पीछे चलती थी। इस तरह का अनुभव उसके लिए बस एक असाधारण आशा थी। रक्तचंद्र के तीसरे यंग मास्टर के रूप में, साथ ही हिंग लुओ चेंबर ऑफ कॉमर्स के भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में, सामान्य परिस्थितियों में जो चार्ज का नेतृत्व कर रही थी, वह थी। उसे अपने अधीनस्थों के सामने प्रतिष्ठा स्थापित करने की आवश्यकता थी। उसे हिंग लुओ चेंबर ऑफ कॉमर्स में अपनी स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता थी, और उसे अपने लिंग, अपनी आवाज के स्वर और अपने आचरण की शैली को भी छिपाने की आवश्यकता थी। उसका जीवन ज्यादातर लोगों की तुलना में कहीं अधिक थकाऊ था, लेकिन यहाँ वह सब कुछ एक तरफ रख सकती थी और बस देखभाल किए जाने का एहसास का आनंद ले सकती थी। अर्जुन ने अभी अभी कहा था कि यह उसके लिए आसान नहीं था।
शायद उसने ये यूं ही कहा था और बहुत गहराई से नहीं सोचा था, लेकिन इस वाक्य ने रक्तचंद्र के दिल के सबसे गहरे और सबसे नर्म हिस्से को छू लिया था। इससे वह लगभग रो पड़ी थी। इस समय उसका दिल गर्माहट से भर गया था और उसे बस यही उम्मीद थी कि इस तरह का समय जारी रहेगा। इस समय अगर वह अभी भी यह नहीं देख सकती थी कि अर्जुन स्पेस के मार्ग में निपुण था, तो रक्तचंद्र हेंग लुओ चेंबर ऑफ कॉमर्स का यंग मास्टर नहीं होती। लेकिन उसने इसे इंगित नहीं किया। एक बुद्धिमान महिला जानती थी कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। एक अज्ञात समय के बाद रक्तचंद्र अभी भी गर्म माहौल में डूबी हुई थी, लेकिन कहीं दूर अचानक एक हल्की रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी हल्की थी और बहुत दूर लग रही थी, जैसे स्टार क्षेत्र के क्षेत्र में कुछ तारे इस शून्यता के संसार को सजा रहे थे। हा, अर्जुन जोर से हंसा, बेहद अच्छे मूड में लग रहा था। यहाँ वाकई स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल हैं, लोरा ने मुझसे झूठ नहीं बोला। रक्तचंद्र एक पल के लिए चौंक गई, फिर अचानक महसूस किया, क्या वे स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल हैं? क्या तुम स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल की तलाश में इस जगह में घुसे थे? हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया और तेजी से आगे बढ़ गया। ये कुछ तारों की रोशनी बहुत दूर लग रही थी, लेकिन वास्तव में अर्जुन को उन तक पहुंचने में आधे छड़ी के बराबर का समय लगा। रोशनी हल्की थी, लेकिन कुछ भी न होने से बेहतर थी, लेकिन इस शून्य दरार में ये रोशनी का एकमात्र स्रोत था। करीब से देखने पर अर्जुन ने पाया कि इनमें से प्रत्येक स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल मुट्ठी के आकार का था और इसका एक षटकोणीय आकार था। वे पारदर्शी थे और उनमें कई महीन दरारें थीं, जिनसे स्पेस बल के उतार चढ़ाव को महसूस किया जा सकता था। वे उन लोगों से काफ़ी अलग हैं जो मुझे पहले मिले हैं। अर्जुन बेहद हैरान था, लेकिन उसने इन स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों को लेने की जल्दी नहीं की और इसके बजाय उन्हें रुचि के साथ जांचने लगा। उसके सामने के स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल वास्तव में उन लोगों से बहुत अलग थे जो उसे पहले मिले थे, चाहे वह उनका आकार हो या उनसे आने वाली शक्ति के उतार चढ़ाव, विशेष रूप से उनकी सतह पर महीन दरारें। वे सभी उन लोगों से अलग थे जो उसे पहले मिले थे। स्वाभाविक रूप से वे एक जैसे नहीं हैं। रक्तचंद्र ने उसकी ओर देखा, जैसे वह कुछ जानती हो। तुम्हारा क्या मतलब है? अर्जुन ने संदेह से पूछा। इस तरह का स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल एक शुद्ध स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल है। एक सच्चा स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल स्पेस बल से पैदा होता है। बाहरी दुनिया में स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल विभिन्न खनिजों के सहवर्ती उत्पाद हैं और उनमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। हालांकि उन्हें भी एक तरह का स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल माना जा सकता है, लेकिन इस तरह की तुलना में उनका ग्रेड बहुत कम होता है। रक्तचंद्र ने हाथ बढ़ाया और स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों में से एक को उठाया। पूरी प्रक्रिया बेहद आसान थी, जैसे कि इस स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल को लापरवाही से यहाँ फेंक दिया गया हो। इसकी सतह पर महीन दरारों की ओर इशारा करते हुए रक्तचंद्र ने कहा, इसे देखो, इसकी शक्ति स्वयं अंतरिक्ष को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। यदि इस स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल को एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके विस्फोट किया जाता है, तो ये बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष को ढहा सकता है। उस समय कोई भी जो अंदर समा जाता है, मुझे डर है कि उसका अंत अच्छा नहीं होगा। स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों का इस तरह उपयोग किया जा सकता है। अर्जुन अचानक दिलचस्पी लेने लगा और रक्तचंद्र की ओर विचारपूर्वक देखा। क्या तुम्हारे चेंबर ऑफ कॉमर्स में ऐसी कोई गुप्त तकनीक है? होनी चाहिए, रक्तचंद्र ने सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में पहले सुना है, लेकिन मैं कभी इसके संपर्क में नहीं आई हूँ। ऐसा कहकर उसने स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल को अर्जुन को सौंप दिया और जारी रखा। इसके अलावा इस तरह के स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल के साथ परिष्कृत एक स्पेस रिंग के अंदर एक विशाल स्थान होगा, जो एक साधारण स्पेस रिंग की तुलना में कहीं बेहतर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई आर्टिफैक्ट रिफाइनर इस तरह की चीज का उपयोग स्पेस रिंग को परिष्कृत करने के लिए करने की हिम्मत करेगा। ऐसा करना बस अपने जीवन के साथ खेलना होगा। ऐसा कहकर यहाँ बचे हुए केवल 4 स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों को अर्जुन ने एकत्र कर लिया। चुपचाप उनकी जांच करते हुए अर्जुन ने पाया कि इन स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों में समाहित स्पेस बल कल्पना से परे था। अगर वह उनमें से 20 को इकट्ठा कर सकता, तो यह उसके लिए एक क्रॉस खेती स्टार स्पेस व्यू की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त होगा। एक ऐसा जो उसे उन लोगों की तुलना में आगे टेलीपोर्ट कर सकता था जो उसने पहले व्यवस्थित किए थे।
इस तरह के स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल को स्पेस रिंग में नहीं रखा जा सकता, तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? रक्तचंद्र ने अर्जुन के हाथ में रखी चीज को देखा और पूछा। उसके याद दिलाने की आवश्यकता के बिना भी अर्जुन ने पहले ही इस समस्या को देख लिया था। उसने अभी अभी इन स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों को अपनी स्पेस रिंग में रखने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। इन स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों में समाहित शक्ति उसकी स्पेस रिंग से हिंसक रूप से टकरा रही थी, जिससे इसे स्वीकार करना असंभव हो गया था। एक पल के लिए सोचते हुए अर्जुन ने मुहरबंद विश्वमनका के साथ संवाद करने के लिए अपने डिवाइन सेंस का उपयोग किया। अगले ही पल स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल मुहरबंद विश्वमनका में फेंक दिया गया। अर्जुन राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि मुहरबंद विश्वमनका एक बेहद उच्च स्तरीय अस्तित्व था। आखिरकार यह एक सम्राट कलाकृति थी, इसलिए इसका अपना एक स्वतंत्र संसार और अपने विश्व सिद्धांत थे, इसलिए इसे स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल को समायोजित करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रक्तचंद्र एक पल के लिए हैरान थी, फिर धीरे से हंस पड़ी। लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य हैं। क्या अब तुम मुझ में और अधिक रुचि रखती हो? अर्जुन मुस्कुराया। बकवास मत करो। रक्तचंद्र ने उसे घूर कर देखा। मेरे पास बहुत सारे रहस्य हैं, हाँ। जब मैं तुम्हें भविष्य में बता सकता हूँ तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अर्जुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जैसे ही उसने जल्दी से कहा। रक्तचंद्र ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे इन चीजों को जानने की जरूरत नहीं है। मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती हूँ जो मेरे साथ एक महिला की तरह व्यवहार कर सके, और वह काफी है। उसके दिल से निकली बातें सुनकर अर्जुन ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराया, फिर से रक्तचंद्र का हाथ पकड़ा और आगे उड़ गया। 1 घंटे बाद शून्य दरार से उनके सामने कुछ और तारों की रोशनी के बिंदु दिखाई दिए। कुछ दिनों तक इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद अर्जुन के हाथों में स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों की संख्या लगभग 100 टुकड़ों तक पहुंच गई थी। यहाँ शून्य दरार स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों के लिए सबसे अच्छा प्रजनन स्थल लग रहा था, क्योंकि यहाँ का समृद्ध स्पेस बल संघनित और क्रिस्टलीकृत हो गया था। रक्तचंद्र चुपचाप अर्जुन के पीछे पीछे चलती रही, बिना किसी शिकायत के स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल इकट्ठा करने में उसकी मदद कर रही थी। सेवेड वर्ल्ड की बाहरी दुनिया के खतरे उन दोनों से बेहद दूर लग रहे थे, मानो जिस संसार में वे घुसे थे उसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं था। इस दिन अर्जुन रक्तचंद्र को स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों की तलाश जारी रखने के लिए ले जा रहा था। तभी रक्तचंद्र ने अचानक चिल्लाया, अर्जुन, उस तरफ देखो। क्या हुआ? अर्जुन रुक गया और उस दिशा में सिर घुमाया जो रक्तचंद्र ने बताया था, लेकिन एक ही नज़र के बाद उसकी अभिव्यक्ति चमक उठी और वह बड़बड़ाया, इतने सारे? उस दिशा में यह एक चांद रहित रात की तरह था जिसमें अनगिनत तारे थे जो शून्य में चमकीली और मंद रोशनी बिखेर रहे थे, जैसे अंधेरे में चमकदार लालटेन रास्ता दिखा रहे थे। यहाँ कुछ दिनों तक रहने के बाद अर्जुन स्वाभाविक रूप से जानता था कि हर रोशनी यहाँ पैदा हुए एक स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल का प्रतिनिधित्व करती है, जो महान धन का प्रतिनिधित्व करती है। वह उन सैकड़ों स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों से बहुत संतुष्ट था जो उसे पहले मिले थे, लेकिन जब उसने इस समय वहाँ का दृश्य देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी उम्मीदें बहुत कम थीं। उस दिशा में 100 से अधिक रोशनी के बिंदु थे। इसका मतलब था कि वहाँ कम से कम सैकड़ों या हजारों थे। हा, अर्जुन हंसे बिना नहीं रह सका। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, रक्तचंद्र को अपनी बाहों में खींच लिया, उसे गले लगा लिया और उसके गाल पर जोर से चूमा। इस कठोर व्यवहार से रक्तचंद्र काफी नाखुश थी। उसने अपने लाल होठों को काट लिया और गुस्से में बुदबुदाते हुए अपने गालों को पोंछ दिया, तुम अश्लील आदमी हो। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया और बस उसे एक बिजली के बोल्ट की तरह दूसरी तरफ ले गया। शून्यता विशाल और असीमित थी, लेकिन यह एक सर्पिल आकार में व्यवस्थित तारों से भरी हुई थी, और इस सर्पिल के केंद्र में एक भयानक शक्ति का उतार चढ़ाव धड़क रहा था। अर्जुन और रक्तचंद्र अनगिनत स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों से बने इस विशाल सर्पिल के ऊपर गंभीर अभिव्यक्तियों के साथ खड़े थे। जब उन्होंने पाया कि यहाँ बहुत सारे स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल थे तो वे दोनों बहुत रुचि के साथ वहाँ चले गए थे, लेकिन पहुँचने के बाद अर्जुन ने पाया कि यह जगह काफी अजीब थी।
स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल अभी भी वही स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल थे, लेकिन वे किसी अज्ञात बल से आकर्षित हुए थे और एक विशेष आकार में व्यवस्थित थे, एक सर्पिल। यहाँ तक कि रक्तचंद्र, जो स्पेस के मार्ग में निपुण नहीं थी, वह भी इस सर्पिल के केंद्र से आने वाली एक खतरनाक आभा को महसूस कर सकती थी, जैसे कि यह सब कुछ का स्रोत था। अर्जुन, रक्तचंद्र ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ। ये सामान्य है, मैं भी थोड़ा घबराया हुआ हूँ, अर्जुन ने उसे सांत्वना दी। यह एक सहज डर था, सर्पिल से निकलने वाली शक्ति का डर, कोई भी इससे बच नहीं सकता था, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बहुत उपयोगी लगती है। तुम क्या करने जा रहे हो? रक्तचंद्र ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और कुछ देर सोचा, फिर रक्तचंद्र के हाथ को थपथपाया और कहा, पहले मुझे उन स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों को इकट्ठा करने में मदद करो। रक्तचंद्र ने उसे गहराई से देखा, उसकी सुंदर आंखें उज्ज्वल थीं, जैसे वह सीधे अर्जुन के दिल में देख सकती थी और उसके विचारों को समझ सकती थी। कुछ देर बाद रक्तचंद्र ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ। जैसे ही उसने बात की, वह बाहर उड़ गई। सर्पिल के चारों ओर बिखरे हुए स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों पर पहुंचकर रक्तचंद्र ने उन्हें एक एक करके इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अर्जुन अभी भी उसी जगह पर खड़ा था, सर्पिल के केंद्र को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लंबे समय के बाद उसने सर्पिल के केंद्र की जांच करने के लिए अपने डिवाइन सेंस को छोड़ा। वह देखना चाहता था कि इस सर्पिल के अंदर किस तरह के रहस्य छिपे थे, लेकिन जब उसका डिवाइन सेंस इसके संपर्क में आया, तो वह एक आश्चर्यजनक और भयानक आकर्षक बल को देखकर चौंक गया जो इससे आ रहा था। यह आकर्षक बल इतना मजबूत था कि यह बस अनसुना था और अर्जुन का मन तुरंत अंदर खींचा गया। इतना ही नहीं, जगह पर खड़े होकर अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को एक अदृश्य हाथ ने पकड़ रखा है। अर्जुन सीधे गायब हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही सर्पिल के केंद्र में था। अर्जुन, रक्तचंद्र चौंक गई और हड़बड़ी में चिल्लाया। हालांकि उसे अर्जुन से कोई जवाब नहीं मिला। अपनी स्थिति से वह सब कुछ देख सकती थी। अर्जुन बस सर्पिल के केंद्र में खड़ा था, गतिहीन। ऐसा लग रहा था कि उसने बाहरी दुनिया की सारी भावना खो दी थी और वह पूरी तरह से अनुत्तरदायी था। रक्तचंद्र की आवाज रक्तचंद्र के साथ थी। रक्तचंद्र ने तुरंत समझ लिया कि रक्तचंद्र नहीं थी। साहस न करते हुए वे केवल जगह पर चिंतित होकर खड़े हो सकते थे, अर्जुन की दिशा में देख रहे थे, गुप्त रूप से प्रार्थना कर रहे थे कि वह सुरक्षित था। घूमना, अंतहीन घूमना। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर और आत्मा अलग होने वाले थे। असहनीय दर्द ने उसे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसने पाया कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह कोई आवाज नहीं निकाल सकता था। जिस पल वह सर्पिल में खींचा गया था, उसका दिमाग सर्पिल की प्रक्रिया को दोहरा रहा था। ये भावना एक हिंसक बवंडर में चूसे जाने जैसी थी और वह कुछ भी विरोध करने में सक्षम हुए बिना सर्पिल के विनाश को निष्क्रिय रूप से सहन कर सकता था। उसका नॉलेज सी चर्निंग कर रहा था। अर्जुन को केवल चक्कर आ रहा था, जैसे उसकी आत्मा इस घूमने वाली ताकत से उसके शरीर से बाहर फेंकी जा रही थी। जब से उसने अपनी खेती में सफलता प्राप्त की थी, वह शायद ही कभी ऐसी स्थिति में आया था जिसने उसे नुकसान में छोड़ दिया हो। किसी भी समय, किसी भी संकट के सामने वह तुरंत उस खतरे को हल करने के लिए एक उचित जवाबी कार्रवाई कर सकता था जो उसे मिल सकता था। लेकिन इस बार उसने पाया कि वह कुछ हद तक शक्तिहीन था। जब वह सर्पिल बल द्वारा खींचा जा रहा था, अर्जुन ये देखकर चौंक गया कि उसके नॉलेज सी की ताकत आंखों से दिखाई देने वाली गति से सूख रही थी। अपने शरीर के अंदर देखते हुए अर्जुन ने पाया कि जिस काया पर उसे इतना गर्व था, उसमें घने निशान दिखाई देने लगे थे। हताशा से अपनी सेंची और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रेरित करते हुए अर्जुन ने इस अजीब सर्पिल बल से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक दलदल में गिर गया था और जितना अधिक वह संघर्ष करता था, उतना ही गहरा वह डूबता था। एक दर्जन सांसों के समय में उसका नॉलेज सी सूख गया था। उसकी आत्मा को हुए नुकसान ने अर्जुन को सिर दर्द दिया। अर्जुन के नॉलेज सी के अंदर सोल वार्मिंग लोटस, जो एक साथ रंग की चमक बिखेर रहा था, ने इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जबकि अर्जुन का नॉलेज सी समाप्त हो गया था, उसने तुरंत अर्जुन की आत्मा को पोषण देना और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की मरम्मत करना शुरू कर दिया। सोल वार्मिंग लोटस के प्रति पुष्टि और पोषण ने एक पल के लिए अर्जुन के दिमाग को साफ कर दिया। लेकिन इस समय अर्जुन को अचानक एक असामान्य एहसास हुआ। जबकि सर्पिल बल उसके शरीर और आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर रहा था, यह उसके शरीर में एक और तरह का बल भी जोड़ रहा था। ये स्पेस का मार्ग था। इसने अर्जुन को बहुत कम समय में स्पेस के मार्ग के रहस्यों की एक नई समझ प्राप्त करने की अनुमति दी। अर्जुन बहुत खुश था और जल्दी से असहनीय दर्द को सहन किया, जबकि अपनी आत्मा को शांत रूप से महसूस कर रहा था। अर्जुन को अचानक समझ की एक झलक मिली। एक निश्चित क्षण में अर्जुन ने दृढ़ता से प्रतिरोध छोड़ दिया और सर्पिल बल को अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर फेंकने दिया। एक पल में उसके सामने एक और तरह की दृष्टि दिखाई दी। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया था। उसकी आत्मा शून्य को ढक रही थी, अदृश्य और अदृश्य, लेकिन वह अपने चारों ओर सब कुछ देख सकता था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उसका शरीर अभी भी सर्पिल के केंद्र में चुपचाप खड़ा था, जो अनगिनत स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों से घिरा हुआ था जो एक हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। रक्तचंद्र थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, लगातार उसका नाम पुकार रही थी। उसका सुंदर चेहरा चिंता से भरा हुआ था, उसकी सुंदर आंखें घबराहट से भरी हुई थीं और उसका चेहरा पीला था। अर्जुन ने अपने डिवाइन सेंस को उसके पास भेजने की कोशिश की, लेकिन रक्तचंद्र ने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा और चिल्लाना जारी रखा। अर्जुन ने जारी नहीं रखा क्योंकि वह जानता था कि उसकी आत्मा वास्तव में उसके शरीर को नहीं छोड़ रही थी, और यहाँ स्पेस के मार्ग के प्रभाव के कारण वह अपने विचारों को रक्तचंद्र तक नहीं पहुंचा सकता था। अर्जुन ने एक बार फिर से अपना ध्यान सर्पिल पर केंद्रित किया। इस कोण से निरीक्षण करते हुए अर्जुन अधिक देख पा रहा था और अधिक प्राप्त कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने विचारपूर्वक अपने स्पेस बल को प्रेरित किया और इसे सर्पिल बल की दिशा में छोड़ा। उस पर दबाव बहुत कम हो गया, चाहे वह उसकी आत्मा से हो या उसके शरीर से। अर्जुन को अचानक बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। अर्जुन अचानक समझ गया, ये सर्पिल ऊर्जा आश्चर्यजनक रूप से एक प्रकार की अत्यंत गहन स्पेस ऊर्जा थी, और यह उस चीज की तुलना में अनगिनत गुना अधिक गहन थी जिसे उसने समझा था। खेती में एक पूर्ण अंतराल से पहले कोई भी प्रतिरोध व्यर्थ था और केवल उस दर्द को बढ़ाएगा जो उसे महसूस हुआ। केवल सर्पिल के मार्ग का पालन करके ही कोई इतनी गहन क्षेत्र को समझ पाएगा। यह एक लौकी की नकल करने जैसा था। हालांकि फिलहाल कोई केवल आकार को समझ सकता था और सार को नहीं, फिर भी कोई कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता था। यदि कोई लगा रहता है तो कोई अनिवार्य रूप से सार को समझने में सक्षम होगा। इसे समझने के बाद अर्जुन ने अब और झिझक नहीं की और बिना किसी संयम के अपने स्पेस बल को प्रेरित करना शुरू कर दिया, जिससे उसके स्पेस बल के परिसंचरण को सर्पिल के पथ के साथ मेल खाने दिया। यह एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन एक अत्यंत धीमी भी। अर्जुन के शरीर पर अनगिनत घाव दिखाई देने लगे और उनसे सुनहरा खून रिसने लगा, लेकिन बाहर फैलने के बजाय खून एक जीवित प्राणी की तरह घूम गया और उसके घावों की मरम्मत करना शुरू कर दिया। अर्जुन की उत्कृष्ट काया ने इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वह लंबे समय तक बना रह सका। समय थोड़ा थोड़ा बीतता गया और अर्जुन इस अद्भुत ज्ञान में पूरी तरह से डूब गया, अपने चारों ओर सब कुछ भूल गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके शरीर से निकलने वाला स्पेस बल कमजोर होने के कोई संकेत नहीं दिखाता था, बल्कि इसके बजाय मजबूत और शुद्ध हो गया, जो सर्पिल के पथ के साथ अधिक से अधिक पूरी तरह से मेल खाता था। अर्जुन को इससे ज्यादा दबाव महसूस नहीं हुआ। उसका स्पेस बल और सर्पिल ओवरलैप होने लगे और उस पर इस रोटेशन का प्रभाव नगण्य था। एक निश्चित क्षण तक दोनों ताकतें पूरी तरह से ओवरलैप हो गईं। उस क्षण पूरे शून्य ने एक पल के लिए गुंजन किया। अर्जुन को अचानक अपने दिल में एक अत्यंत अद्भुत एहसास हुआ। इस समय उसने पाया कि वह विशाल सर्पिल बन गया था। वे दोनों एक हो गए थे, एक दूसरे से अविभाज्य थे। आसपास की रोशनी चकाचौंध करने वाली थी और सर्पिल की दिशा में अनगिनत स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल सभी एक अस्पष्ट अवधारणा के प्रभाव में फूटने से पहले चकाचौंध करने वाली रोशनी से खिल गए।
फूटते हुए स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों ने शून्य को ढहाने का कारण नहीं बनाया, इसके बजाय वे ऊर्जा की छोटी छोटी लकीरों में बदल गए जो सर्पिल के पथ के साथ इसके केंद्र की ओर बहती थीं। ये ऊर्जाएं काली रेखाओं की तरह घनी भरी हुई थीं और वे अनगिनत थीं। और इस सर्पिल के केंद्र में वह जगह थी जहां अर्जुन का शरीर स्थित था। ये काले धागे जो फूटते हुए स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों से बने थे, सभी अर्जुन के शरीर में घुस गए और फिर गायब हो गए। चकाचौंध करने वाली रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और पूरा शून्य वापस अंधेरे में लौट आया, जिसमें रोशनी का थोड़ा सा भी निशान नहीं था। यहाँ तक कि सर्पिल का बल भी गायब हो गया था। अर्जुन, जो इस पूरे समय जगह पर खड़ा था, अंत में अपने शरीर की सावधानीपूर्वक जांच करने का समय मिला। अपने डिवाइन सेंस को छोड़ने के बाद अर्जुन भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसने पाया कि इस समय उसके शरीर की स्थिति काफी अजीब थी। उसकी त्वचा पर काले धागे मंडरा रहे थे और जब ये काले धागे दिखाई देते थे तो ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर का एक हिस्सा गायब था। इन काले धागों के गायब होने के बाद ही गायब हुआ मांस फिर से प्रकट हुआ। स्वाभाविक रूप से उसका मांस बिना किसी कारण के गायब नहीं होगा। ये सिर्फ एक दृश्य हस्तक्षेप था जो स्पेस बल के बहुत शक्तिशाली होने के कारण हुआ था। यह एक हस्तक्षेप था जो किसी की दृष्टि और डिवाइन सेंस को भी निगल सकता था। यहाँ तक कि अर्जुन भी इस तरह के हस्तक्षेप को नहीं रोक सका। शायद उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह इस शक्ति से पूरी तरह परिचित नहीं हो जाता, इससे पहले कि वह इसे खत्म कर सके। हालांकि इस समय अर्जुन को पहले से कहीं बेहतर महसूस हुआ। इस बार की दुर्घटना ने उसे शून्य सर्पिल में निहित लगभग सभी अद्भुत अवधारणाओं और 1000 से अधिक शुद्ध स्पेस स्पिरिट क्रिस्टलों की शक्ति को निगलने और फ्यूज करने की अनुमति दी थी, जिससे स्पेस के मार्ग के बारे में उसकी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई थी, एक ऐसी ऊंचाई जहां वह पहले कभी नहीं पहुंच पाया था। अत्यंत प्रसन्न होकर अर्जुन ने उन विभिन्न परिवर्तनों का सावधानीपूर्वक अनुभव किया जो उसने किए थे। जितना अधिक उसने इन परिवर्तनों का अनुभव किया, उतना ही उसने पाया कि स्पेस के मार्ग के बारे में उसकी पिछली समझ बहुत सही थी, और जितना अधिक उसने पाया कि अगर उसे स्पेस के मार्ग में कोई उपलब्धि होती है, तो वह जिन साधनों को प्रदर्शित कर सकता है, वे उतने ही भयानक होंगे। अर्जुन गुप्त रूप से चौंक गया, लेकिन अब इसका अनुभव करने का सबसे अच्छा समय नहीं था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन के पास एक समृद्ध खजाना था और उसके पास उसकी चाबी थी। वास्तव में वह पहले से ही इस खजाने के अंदर खड़ा था, लेकिन उसके पास अपने खजाने की जांच करने और उससे निपटने का समय नहीं था। अपने विचारों को शांत करते हुए अर्जुन रक्तचंद्र की दिशा में देखने के लिए मुड़ा। वह नहीं भूला था कि ऐसी जगह में एक व्यक्ति था जो उसके बारे में चिंतित था, लगातार उसका नाम पुकार रहा था और उस पर निर्भर था। लेकिन चारों ओर देखने के बाद अर्जुन भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उस दिशा में कोई नहीं था। रक्तचंद्र कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। चारों ओर देखते हुए जहां तक उसका डिवाइन सेंस पहुंच सकता था, रक्तचंद्र का कोई निशान नहीं था। वह कहाँ गई? अर्जुन ने गुप्त रूप से भौहें चढ़ाईं। अर्जुन को नहीं लगता था कि रक्तचंद्र उसे छोड़ देगी। हालांकि उसका रक्तचंद्र के साथ ज्यादा संपर्क नहीं था और वह उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने जो थोड़े समय एक साथ बिताए थे, उससे वह बता सकता था कि वह उस तरह की व्यक्ति नहीं थी। इस शून्य दरार में भले ही वह मजबूत हो और उसने स्पेस के मार्ग की खेती न की हो, वह एक सिरहीन मक्खी की तरह होगी। भले ही वह हजारों साल तक खोज करती रहे, वह नहीं निकल पाएगी। इस तरह उसके लिए अपने दम पर बाहर निकलने का रास्ता खोजना असंभव था। क्या उसे किसी तरह का खतरा मिला? अर्जुन का दिल कस गया, क्योंकि उसने एक संभावना के बारे में सोचा, लेकिन इस शून्य दरार में किस तरह का खतरा हो सकता है? हालांकि यह सेवेड वर्ल्ड के बाहर अराजकता की जगह थी, लेकिन उन दोनों को रास्ते में कोई खतरा नहीं मिला था। जगह पर खड़े होकर कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन आगे बढ़ने लगा। कोई बात नहीं, उसे पहले रक्तचंद्र को खोजना था। एक कदम आगे बढ़ाते हुए अर्जुन पहले से ही 100 किलोमीटर दूर था। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, हर कदम अंतरिक्ष के रहस्यों के अनुसार था। पिछला अर्जुन, उसे एक बार में सैकड़ों या हजारों किलोमीटर तक जाने के लिए अंतरिक्ष को फाड़ना पड़ता था। बाद में
जैसे जैसे स्पेस के मार्ग में उसकी उपलब्धियां बेहतर हुईं, हालांकि वह कम दूरी को टेलीपोर्ट करने में सक्षम था, ये केवल 1 दर्जन या तो किलोमीटर था। ऐसी दूरी उसके लिए कुछ भी नहीं थी। लेकिन इस समय अर्जुन आसानी से एक ही कदम में 100 किलोमीटर पार कर सकता था, और यह उसकी सीमा से बहुत दूर था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अर्जुन ने शून्य सर्पिल को निगलने के बाद प्राप्त अंतर्दृष्टियों की पुष्टि की, जिससे स्पेस के मार्ग के बारे में उसकी समझ में और सुधार हुआ। उसके विचारों के अनुसार, भले ही रक्तचंद्र चली गई हो, वह बहुत दूर नहीं भाग सकती थी। आखिरकार इस शापित जगह में वह बहुत दूर नहीं भाग सकती थी। इसलिए उसने उस जगह का उपयोग किया जहां वह पहले था और उसे खोजने के लिए एक सर्कल में सभी दिशाओं में विस्तार किया। ये वास्तव में मामला था। लगभग आधे छड़ी के बराबर के समय बाद अर्जुन ने रक्तचंद्र के चित्र को खोज लिया। हालांकि इस समय वह एक बेहद खेदजनक स्थिति में थी। वह खाली जगह में घबराहट में भाग रही थी और उसके लंबे बाल थोड़े बिखरे हुए लग रहे थे, जबकि उसके मुंह के कोनों से गहरा लाल खून बह रहा था। उसके पीछे एक अजीब राक्षसी जानवर था जो 70 से 80 फीट लंबा था। यह एक समुद्री शेर जैसा लग रहा था। राक्षसी जानवर का शरीर मोटा और फूला हुआ था और उसकी एक चौड़ी पूंछ थी। जैसे ही यह रेंगता था, यह एक आराम से गति से रक्तचंद्र के पीछे पीछे चलता था और समय समय पर यह एक कान फाड़ देने वाली चीख जारी करता था। जब उसने राक्षसी जानवर को देखा तो अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और वह चौंक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से राक्षसी जानवर से शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस किया जो उसके स्वयं के स्रोत से आया था, स्पेस का मार्ग। इस राक्षसी जानवर के हर आंदोलन, उसके शरीर के हर आंदोलन में अंतरिक्ष के रहस्य समाहित थे। ऐसा लग रहा था कि यह आगे बढ़ते ही अंतरिक्ष के रास्तों के साथ अपने शरीर को स्लाइड कर सकता था। इसलिए हालांकि उसके आंदोलनों बहुत अनाड़ी लगते थे, फिर भी वह रक्तचंद्र का आसानी से पीछा कर सकता था, जो हताश होकर भाग रही थी। दूसरे शब्दों में, इसका इरादा रक्तचंद्र को तुरंत मारना नहीं था। इसके बजाय यह एक बिल्ली की तरह चूहे के साथ खेल रहा था। इसे उसका पीछा करने में मजा आता था। जब अर्जुन ने रक्तचंद्र को देखा तो इस राक्षसी जानवर ने अपना बड़ा कैटफिश जैसा मुंह खोला और एक ऊर्जा का फटकार दिया जो आंखों से दिखाई दे रही थी। यह ऊर्जा एक तेज ब्लेड की तरह थी जो आसानी से अंतरिक्ष को काटती थी और सीधे रक्तचंद्र की ओर शूट करती थी। अपने पीछे की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए रक्तचंद्र का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। अपना मुंह खोलकर उसने अपनी जीभ की नोक को काट लिया और अपने सिर के ऊपर अपनी सिम्बियोटिक मॉन्स्टर स्पिरिट तामरान का प्रेत बुलाया। तामरान का शरीर मोटे काले बालों से ढका हुआ था, उसकी आंखें उज्ज्वल और भेदी थीं, और उसके माथे पर एक सींग था जिससे उसे एक शक्तिशाली उपस्थिति मिली। जैसे ही ये दिखाई दिया, उसने अपना मुंह खोला और एक गर्जना छोड़ दी, इससे पहले कि वह लापरवाह होकर आगे बढ़े। तामरांग एक सिम्बियोटिक मॉन्स्टर स्पिरिट था जो युद्ध शक्ति के मामले में रक्तचंद्र के बराबर था। एक साधारण थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म मास्टर इसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि उस हमले ने तामरांग के प्रेत को आसानी से आधा काट दिया। दुखद हाउस के बीच तामरांग की छाया गायब हो गई। रक्तचंद्र, जो इस प्रेत की मेजबान थी, को भी एक भारी झटका लगा और उसने फिर से एक मुंह खून खांस दिया। उसका कोमल शरीर कांप गया और यहाँ तक कि उसके भागने की गति भी धीमी हो गई। रक्तचंद्र ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, उसकी सुंदर आंखें बंद हो गईं। उसी क्षण एक आकृति आकाश से उतर आए और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। रक्तचंद्र ने मुश्किल से अपना सिर उठाया और तुरंत अर्जुन के दृढ़ चेहरे को देखा। यहाँ तक कि अंधेरे में भी उसे लगा कि उसका चेहरा अंतहीन रोशनी बिखेर रहा है, जैसे उसने उसके लिए आगे के धुंधले रास्ते पर एक मशाल जलाई हो। तुम आखिरकार आ गए, रक्तचंद्र ने एक मुस्कान निचोड़ ली जैसे ही उसने सांस ली। एक दुर्घटना थी, अर्जुन ने सिर हिलाया। बात करते हुए उसने रक्तचंद्र के शरीर की जांच करने के लिए अपने सेंची को धक्का दिया। उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई क्योंकि उसने पाया कि रक्तचंद्र की स्थिति आदर्श नहीं थी।
उसे नहीं पता था कि वह इस राक्षसी जानवर के साथ कितने समय से उलझी हुई थी, लेकिन उसके शरीर में सेंची लगभग सूख गई थी और उसके मेरिडियन और काया क्षतिग्रस्त हो गए थे। अगर वह एक पल बाद आया होता, भले ही रक्तचंद्र राक्षसी जानवर द्वारा न मारी गई होती, वह शायद थकावट से मर गई होती। तुमने इसे कैसे उकसाया? अर्जुन ने हवा में तैर रहे राक्षसी जानवर को देखा और पूछा। यह अपने आप प्रकट हो गया। रक्तचंद्र अर्जुन की बाहों में झुक गई और धीरे से जवाब दिया, मैंने वहां कई दिनों तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुमने कोई हरकत नहीं दिखाई। मुझे नहीं पता था कि यह राक्षसी जानवर कब पास में दिखाई दिया, लेकिन ये तुम्हारे द्वारा आकर्षित हुआ था और तुम्हारी ओर दौड़ा। मुझे डर था कि यह तुम्हें परेशान कर देगा, इसलिए तो तुमने इसे दूर लुभाया। अर्जुन ने उसकी ओर नीचे देखा। रक्तचंद्र ने एक पल के लिए झिझक की, फिर सिर हिलाया। अर्जुन ने धीरे से आह भरी क्योंकि उसका दिल गर्माहट से भर गया। तुम्हारे शरीर को क्या हुआ? रक्तचंद्र ने अचानक चिल्लाया, जैसे ही वह अर्जुन के शरीर पर असामान्यताओं को घबराहट में घूरने लगी। उसके शरीर पर धुंधले मांस और काली रेखाओं ने रक्तचंद्र को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अर्जुन को किसी तरह की दुर्घटना का सामना करना पड़ा था, जिससे वह बेचैन हो गई थी। मेरी कुछ ताकत को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब तक मैं उस ताकत के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो जाता, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने समझाया, रक्तचंद्र की पीठ को थपथपाते हुए, और कहा, चिंता मत करो, अब हमें जिस चीज से निपटने की जरूरत है वह ये चीज है। ऐसा कहकर उसने अपनी एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपने सामने अजीब राक्षसी जानवर को घूर कर देखा। रक्तचंद्र का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने फुसफुसाया, सावधान रहो, ये बहुत शक्तिशाली है। इसकी ताकत निश्चित रूप से एक ओरिजिन किंग से कम नहीं है और यह स्पेस के मार्ग में निपुण है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये होना चाहिए एक शॉक करने वाला शून्य जानवर। अर्जुन मुस्कुराया, मैं जानता हूं। लोरा के साथ सेवेड वर्ल्ड में प्रवेश करने का अर्जुन का मुख्य उद्देश्य ये शॉक करने वाला शून्य जानवर था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस स्थिति में एक शॉक करने वाले शून्य जानवर के निशान खोज लेगा। यह एक शॉक करने वाले शून्य जानवर के अलावा और क्या हो सकता था जो स्पेस के मार्ग में निपुण था और जो शून्य के माध्यम से स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। इस तरह, भले ही अर्जुन ने इस राक्षसी जानवर को पहले कभी नहीं देखा था, वह तुरंत यह निर्धारित कर सकता था कि यह क्या था। यह अच्छा है कि तुम जानते हो। रक्तचंद्र आराम कर गई और अर्जुन की बाहों में घुस गई, एक आरामदायक स्थिति मान ली और धीरे से फुसफुसाया, अब ये तुम पर निर्भर है, मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में है। ऐसा कहकर उसने सीधे किसी तरह की गुप्त तकनीक का उपयोग किया और एक गहरी नींद में गिर गई। वह एक तेल का दीपक थी जिसका तेल खत्म हो गया था, इसलिए उसे तुरंत अपने घावों को भरने की जरूरत थी, लेकिन जिस गुप्त तकनीक का उसने इस्तेमाल किया, उसका उपयोग केवल गहरी नींद में ही किया जा सकता था। तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो? अर्जुन धीरे से मुस्कुराया, अचानक जिम्मेदारी की भावना से भर गया क्योंकि उसने खुद से बड़बड़ाया, तब मैं तुम्हें बहुत निराश नहीं कर सकता। ऐसा कहकर उसने रक्तचंद्र को अपनी पीठ पर पलट दिया और उसे अपनी पीठ पर ले गया, इससे पहले कि वह अपने सेंची को एक रस्सी में संघनित करता जो रक्तचंद्र के शरीर को उससे कसकर बांधता था। अपने हाथों और पैरों को हिलाने के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह जो भी करे वह रक्तचंद्र को अपनी पीठ से नहीं फेंक पाएगा, इससे पहले कि वह शॉक करने वाले शून्य जानवर को देखने के लिए मुड़े। जब से अर्जुन दिखाई दिया था, शॉक करने वाला शून्य जानवर नहीं हिला था। हालांकि उसके मोटे सिर पर उसकी दो छोटी आंखों ने एक भयानक रोशनी को चमकाया क्योंकि वे अर्जुन को ठीक से घूर रहे थे, जैसे कि उसके लिए अर्जुन एक स्वादिष्ट भोजन था जिसे वह खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। शॉक करने वाले शून्य जानवर स्वाभाविक रूप से स्पेस के मार्ग में निपुण थे और अर्जुन ने अभी अभी शून्य सर्पिल को निगल लिया था और अवशोषित कर लिया था, जिससे स्पेस के मार्ग के बारे में उसकी समझ एक नए स्तर तक बढ़ गई थी। उसके ऊपर उसके शरीर में समाहित स्पेस बल की मात्रा कुछ हद तक अनियंत्रित थी, इसलिए जो आभा वह बिखेरता था वह स्वाभाविक रूप से शॉक करने वाले शून्य जानवर को बेहद खुश कर देता था।
एक दूसरे को घूरते हुए अर्जुन की आंखें आक्रामक थीं, जबकि शौक करने वाले शून्य जानवर की आंखें पीछे नहीं हटीं। इस असीम शून्य में एक आदमी और एक जानवर दोनों ने दूसरे की लड़ने की इच्छा को महसूस किया। आओ। लंबे समय के बाद अर्जुन ने शौक करने वाले शून्य जानवर को बुलाया, मुझे तुम्हारा राक्षसी कोर चाहिए और तुम मेरा शरीर चाहते हो, तो चलो देखते हैं कि अंत में किसे क्या मिलता है और कौन दूसरे के लिए काम करता है। यह अज्ञात था कि क्या शौक करने वाले शून्य जानवर ने अर्जुन के शब्दों को समझा था या वह बस उसकी उत्तेजक कार्रवाइयों से नाराज था, लेकिन अगले ही पल उसने एक स्वर्ग हिला देने वाली गर्जना छोड़ दी, अपना मुंह चौड़ा खोला और अर्जुन की ओर एक बहिराज की तरह काली ऊर्जा का एक जेट भेजा। इन ऊर्जा हमलों की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। आखिरकार उन्हें शौक करने वाले शून्य जानवर द्वारा छोड़ा गया था और वे स्पेस बल से भरे हुए थे। एक पल में उन्होंने दूरी की सीमा को बंद कर दिया और अर्जुन पर बमबारी कर दी। यह एक शक्तिशाली हमला था जो एक ओरिजिन किंग को धमकी देने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन की आंखें चमक उठी और ऐसे हमले के सामने न केवल उसने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बल्कि उसकी लड़ने की भावना भी बढ़ गई, क्योंकि उसने अपनी उंगलियों को झटक दिया। गुप्त तकनीक स्पेस ब्लेड। जू 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 अर्धचंद्राकार स्पेस ब्लेड की एक श्रृंखला बाहर निकली, जो शून्य जानवर के शून्य गर्जना के साथ बिना किसी त्रुटि के मिली। स्पेस ब्लेड एकमात्र आक्रामक स्पेस गुप्त तकनीक थी जिसे अर्जुन ने समझा था, और यह हमेशा उसके तुरु के पत्तों में से एक रही थी। ये हर लड़ाई में उसे कभी निराश नहीं करती थी और उसने उसे कई युद्ध उपलब्धियां अर्जित की थीं। शून्य सर्पिल को निगलने और फ्यूज करने के बाद इस गुप्त तकनीक की शक्ति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी। हालांकि उसने जो स्पेस ब्लेड भेजे थे उनका आकार नहीं बदला था, वह अब उन्हें और अधिक सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता था और उनकी घातकता में काफी वृद्धि हुई थी। स्पेस ब्लेड शून्य जानवर के शून्य गर्जना से टकराया। लगातार गर्जना की गड़गड़ाहट बजती रही क्योंकि स्पेस बल का एक हिंसक विस्फोट हुआ। अर्जुन के सामने 10 फीट अंतरिक्ष अचानक ढह गया। वह अंतरिक्ष एक टूटी हुई दीवार की तरह था जो बहुत कम समय में टुकड़ों में बिखर गया। शक्ति के अराजक उतार चढ़ाव बाहर निकल आए और शून्य में फैल गए। ढहते हुए अंतरिक्ष से शून्य जानवर का विशाल शरीर अजीब तरह से बाहर निकला और अर्जुन को काटने के लिए अपना मुंह खोला। अर्जुन के विचलित होने का फायदा उठाते हुए ये सीधे उसके पास पहुंच गया। अर्जुन को इसकी उम्मीद थी, इसलिए वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। अपने पैरों की थोड़ी सी हरकत के साथ उसका शरीर स्पेस बल में ढका हुआ था और धीरे धीरे एक प्रेत में बदल गया। शून्य जानवर ने खाली हवा को काट लिया। अगले ही पल अर्जुन एक भूत की तरह शून्य जानवर के ऊपर दिखाई दिया और अपने सिर की ओर अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। हॉर्न तारांकन मुक्के की ऊर्जा बाहर निकली और शून्य जानवर टुकड़ों में टूट गया। हालांकि अर्जुन को सफल होने के बाद थोड़ी भी खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसने भौहें चढ़ाए और जल्दी से चकमा दिया। जिस क्षण वह चला गया, वह शून्य जानवर जिसे टुकड़ों में तोड़ दिया जाना चाहिए था, उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ और उसने अपना खूनी मुंह फिर से खोला। वह शून्य जानवर जिसे अर्जुन ने पहले टुकड़ों में तोड़ दिया था, वह भी सिर्फ एक प्रेत था। आदमी और जानवर दोनों बेहद तेज थे। स्पेस बल का उपयोग करते हुए उनके आंदोलन दुश्मन की दृष्टि में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त थे। एक आकृति चमकी और अर्जुन 1000 फीट दूर दिखाई दिया। शून्य जानवर भी रुक गया और शून्य में तैरता रहा। अर्जुन की स्थिति का सटीक पता लगाया और उसकी ओर देखा। एक संक्षिप्त टकराव के बाद पहले परीक्षण ने आदमी और जानवर को यह महसूस कराया कि दूसरा पक्ष एक नर्म खुरमा नहीं था जिसे इच्छा से कुचला जा सकता था। उस मामले में अर्जुन ने बड़बड़ाया और मुस्कुराया, तब मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। जैसे ही उसने बात की, उसने अपना हाथ हिलाया। अगले ही पल स्टोन मंगूज शियाओ शियाओ और आर्टिफैक्ट स्पिरिट लियू यान, 2 सुपर सहायक दिखाई दिए। स्टोन मंगूज ने हेवन शेकिंग पिलर को ले लिया। उसका छोटा और उत्कृष्ट शरीर झुक गया। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे उसे नहीं पता था कि वह कहाँ था। जैसे ही लियू यान दिखाई दिया, उसने अर्जुन से पूछा, मास्टर, आपके क्या आदेश हैं? इसे मार डालो।
अर्जुन ने 1000 फीट दूर शून्य जानवर की ओर इशारा किया। लियू यान ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ शून्य जानवर को देखा और एक गहरी आवाज में कहा, "यह बहुत शक्तिशाली लगता है।" अर्जुन हंसा, "अगर यह शक्तिशाली नहीं है, तो मैं अकेले ही इससे निपट सकता हूँ। मैं तुम सभी को बाहर क्यों बुलाऊंगा? हाँ, ये स्पेस बल में निपुण है, तो तुम्हें मेरे साथ सहयोग करना चाहिए।" एल मास्टर के आदेश। लियू यान ने सिर हिलाया और एक बैंगनी लाल लौ अचानक उसके जैद सफ़ेद हाथ पर दिखाई दी। इसमें बिजली के हल्के चाप चमक रहे थे और एक हिंसक बल उत्सर्जित हो रहा था। "तब चलो ये करते हैं।" अर्जुन मुस्कुराया और उसका शरीर धुंधला हो गया क्योंकि उसने फिर से शून्य जानवर की ओर चार्ज किया। अपने 2 सहायकों के साथ सहयोग करते समय कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि स्टोन मंगूज और आर्टिफैक्ट स्पिरिट दोनों का अर्जुन के साथ एक टेलीपैथिक संबंध था। वे अर्जुन के विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे और उसके साथ पूरी तरह से सहयोग कर सकते थे। जैसे ही अर्जुन चला गया, लियू यान अर्जुन एक आग के गोले में बदल गया और अर्जुन के पीछे पीछे चला गया। स्टोन मंगूज लियू यान अर्जुन एक पत्थर के विशालकाय में बदल गया और शून्य के माध्यम से चलते हुए धीरे धीरे एक आराम से गति से शून्य जानवर के पास पहुंचा। उसके पीछे हेवन शेकिंग पिलर को खींच रहा था। शून्य जानवर निस्संदेह काफी बुद्धिमान था, इसलिए जब उसने लियू यान अर्जुन के 2 सहायकों को देखा तो उसकी मोती जैसी आंखें आश्चर्य का रूप प्रकट किए बिना नहीं रह सकी। जब उसने अर्जुन और लियू यान अर्जुन को अपनी ओर चार्ज करते देखा तो वह वास्तव में आगे कूद गया। उसके सामने का शून्य एक झील में बदल गया था जो उसके शरीर को पूरी तरह से छिपा रहा था। एक बार जब वह उससे गुजरा, लियू यान अर्जुन की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने अपने चारों ओर अंतरिक्ष में बदलावों को महसूस किया। अगले ही पल उसने स्टोन मंगूज लियू यान अर्जुन को एक आदेश दिया। स्टोन मंगूज लियू यान अर्जुन बिल्कुल भी नहीं हिचका। उसने एक बहरा कर देने वाली गर्जना छोड़ दी और अपने हेवन शेकिंग पिलर को अपनी बाईं ओर घुमाया। हेवन शेकिंग पिलर, जिसका वजन कई लाख किलोग्राम था, स्टोन मंगूज लियू यान अर्जुन की हिंसक ताकत के साथ स्वयं अंतरिक्ष को तोड़ने में सक्षम था। जिस क्षण स्टोन मंगूज लियू यान अर्जुन ने अपना हमला शुरू किया, शॉक करने वाले शून्य जानवर का सिर ठीक उसी जगह पर प्रकट हुआ जहां हेवन शेकिंग पिलर का लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था जैसे शॉक करने वाले शून्य जानवर ने स्टोन मंगूज लियू यान अर्जुन के हमले के पास आने की पहल की थी। शॉक करने वाले शून्य जानवर का स्पष्ट रूप से पहले स्टोन मंगूज पर हमला करने का इरादा था, लेकिन उसकी चाल को अर्जुन ने आसानी से देखा और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इतनी कम दूरी पर भले ही शॉक करने वाला शून्य जानवर स्पेस के मार्ग में निपुण था, वह ऐसे अचानक हमले से बचने में सक्षम नहीं होगा। अगर यह झटका उसके शरीर पर लगता, भले ही शॉक करने वाले शून्य जानवर की ताकत एक ओरिजिन किंग रेल्म मास्टर के बराबर थी, ये निश्चित रूप से टुकड़ों में टूट जाएगा। स्टोन मंगूज का पूरी तरह से शक्तिशाली हमला कोई मजाक नहीं था। अर्जुन की आंखें चमक उठी क्योंकि वह गुप्त रूप से मांस और खून के छींटे पड़ने के दृश्य की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन उसके चरम आश्चर्य के लिए शॉक करने वाले शून्य जानवर ने इस घातक वार का सामना करते हुए वास्तव में अपने शरीर को मोड़ने में कामयाबी हासिल की और अपने शरीर से एक समृद्ध स्पेस बल का उतार चढ़ाव जारी किया जो एक शून्य भंवर में बदल गया, जिसने स्टोन मंगूज के हमले को अवरुद्ध कर दिया। हेवन शेकिंग पिलर ने शून्य भंवर को टुकड़ों में तोड़ दिया और शेष शक्ति शॉक करने वाले शून्य जानवर के शरीर में बह गई, जिससे खून बह गया क्योंकि शॉक करने वाले शून्य जानवर को 1000 मीटर दूर भेजा गया था। वह जगह जहां उसका सिर उसकी गर्दन से जुड़ा था, वह एक खूनी गड़बड़ी थी जिसमें सफ़ेद हड्डियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। लेकिन अंत में शॉक करने वाला शून्य जानवर बच गया था और उसकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं। मुझे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने अपने दांत पीसकर चिल्लाया और अपना हाथ बढ़ाया और अपने सेंची को आगे बढ़ाया। लियू यान को अपने सेंची में लपेट दिया और तुरंत घायल शॉक करने वाले शून्य जानवर के सामने आ गया। अगले ही पल मास्टर और नौकर की जोड़ी ने शॉक करने वाले शून्य जानवर पर एक उन्मत्त हमला शुरू कर दिया। सैकड़ों गोल्डन ब्लड थ्रेड्स को अर्जुन द्वारा स्पेस बल के साथ डाला गया था, जिसने अंतरिक्ष के एक बड़े क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया।
शॉक करने वाले शून्य जानवर के भागने के मार्ग को काट दिया। उसी समय अर्जुन ने शॉक करने वाले शून्य जानवर की ओर अपने स्पेस ब्लेडों को पागलपन से धकेला। दूसरी ओर लियू यान का हमला बहुत सरल था। थंडर एट्रीब्यूट ऊर्जा के साथ मिश्रित आग शॉक करने वाले शून्य जानवर के चारों ओर गिरने वाली पंखुड़ियों की तरह इकट्ठा हो गई, जिनमें से प्रत्येक में भयानक शक्ति समाहित थी। जिस पल यह इन लपटों के संपर्क में आया, शॉक करने वाले शून्य जानवर का शरीर काला हो गया। उसी समय बिजली के महीन चाप भी शॉक करने वाले शून्य जानवर के शरीर में बिखरे हुए थे, जिससे उसके आंदोलनों को प्रभावित किया जा रहा था। कुछ समय के लिए शॉक करने वाले शून्य जानवर को एक ऐसी स्थिति में मजबूर किया गया जहां वह केवल चकमा दे सकता था और वापस लड़ने में असमर्थ था, केवल लगातार गर्जना करने में सक्षम था। डैंग 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 डैंग। तारांकन। स्टोन मंगूज ठंडी क्यूई की एक परत में लिपटा हुआ अर्जुन और लियुयान के साथ शॉक करने वाले शून्य जानवर को रोकने के लिए सहयोग किया। हेवन शेकिंग पिलर को ऊंचा उठाया और उसे फिर से नीचे गिरा दिया। जैसे ही यह छड़ी लगी, शॉक करने वाले शून्य जानवर की आंखों में डर चमक उठा। वह अर्जुन और लियुयान के तरीकों से नहीं डरता था, लेकिन वह स्टोन मंगूज के साधारण हमले से बेहद सावधान था। यह एक हिंसक हमला था जिसे शॉक करने वाले शून्य जानवर की स्पेस ट्रांसफरेंस गुप्त तकनीक भी हल नहीं कर सकती थी। शॉक करने वाले शून्य जानवर ने गर्जना की और विरोध करने के लिए संघर्ष किया, लगातार अर्जुन और उसके नौकर की ओर हमलों का एक घना बहिराज बनाने के लिए अपनी शून्य गर्जना गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा था। उसी समय शॉक करने वाले शून्य जानवर के शरीर के चारों ओर एक स्पेस ट्रांसफरेंस बाधा फिर से प्रकट हुई, जो स्टोन मंगूज के हमले का जबरन सामना कर रही थी। हड्डियों के टूटने की आवाज आई और शॉक करने वाले शून्य जानवर की आश्चर्यजनक आभा एक पल के लिए अचानक कमजोर हो गई। इतने कम समय में शॉक करने वाले शून्य जानवर को बहुत सारे हमले हुए थे और वह गंभीर रूप से घायल था। अर्जुन और उसके नौकर का सामना करते हुए, जो भेड़ियों और बाघों की तरह थे, शॉक करने वाले शून्य जानवर को पता था कि वह उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था। अगर वह नहीं भागता तो वह शायद यहीं मर जाता। शॉक करने वाले शून्य जानवर ने आसपास के अंतरिक्ष में हस्तक्षेप करने के लिए हताश होकर अपने स्पेस बल को प्रेरित करना शुरू कर दिया। सैकड़ों गोल्डन ब्लड थ्रेड्स जो अर्जुन द्वारा बिखरे हुए थे, वे प्रभावित हुए और स्थिर नहीं रह सके, जिससे दोष दिखाई दिए। लियू यान भी खतरे में चिल्लाया। उसका शरीर थंडर फायर से ढका हुआ था क्योंकि उसने शॉक करने वाले शून्य जानवर के जवाबी हमले से सावधानी से पहरा दिया था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए शॉक करने वाला शून्य जानवर बाहर कूद गया और एक पल में कई दर्जन मीटर बच गया। अर्जुन और उसके नौकर की घेराबंदी से मुक्त हो गया। तुम भागना चाहते हो? अर्जुन ने ठंडी नाक घुमाई और पीछा करने वाला था जब शॉक करने वाले शून्य जानवर ने फिर से उसी चाल का इस्तेमाल किया और उसके सामने शून्य में डूब गया, गायब हो गया। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और अपने स्पेस बल को उसकी सीमा तक धकेला, लेकिन वह आसपास शॉक करने वाले शून्य जानवर की आभा का पता लगाने में असमर्थ था। जल्द ही उसके चेहरे पर समझ का एक रूप दिखाई दिया क्योंकि उसने बड़बड़ाया, ये वास्तव में भाग गया। शॉक करने वाला शून्य जानवर स्पष्ट रूप से शून्य से भाग गया था, इसलिए अर्जुन यहाँ उसके अस्तित्व का पता लगाने में असमर्थ था। बिना किसी झिझक के अर्जुन ने तुरंत स्टोन मंगूज और लियू यान को वापस बुलाया और उस जगह पर पहुंच गया जहां शॉक करने वाला शून्य जानवर गायब हो गया था। अपने दोनों हाथों से शून्य में पहुंचकर अर्जुन ने दोनों तरफ फाड़ दिया। एक शून्य दरार अचानक दिखाई दी। अर्जुन सीधे अंदर घुस गया। अगले ही पल वह सेवेड वर्ल्ड में लौट आया। अर्जुन ने तुरंत शॉक करने वाले शून्य जानवर के निशान खोजना शुरू कर दिया। यह अजीब प्राचीन राक्षसी जानवर शून्य के माध्यम से स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, इसलिए अगर वह समय पर उसका पीछा नहीं करता तो उसके लिए भागना आसान होगा। शॉक करने वाले शून्य जानवर की गर्जना अर्जुन के कानों में बजती रही और उसकी आवाज में घबराहट की भावना थी, जैसे उसे किसी चीज से प्रताड़ित किया जा रहा था। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और गर्जना के स्रोत की ओर मुड़ा। जिस दृश्य ने उसकी आंखों में प्रवेश किया, उसने उसकी अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया। उससे बहुत दूर नहीं, एक काला पर्दा एक बड़े क्षेत्र को ढक रहा था।
और इस काले पर्दे के अंदर अनगिनत चेहरे थे जो संघर्ष कर रहे थे, मुड़ रहे थे और बदल रहे थे। ये चेहरे यिन सोल्स की तरह थे और काले पर्दे से ढका हुआ क्षेत्र एक ऐसी जगह लग रही थी जहां यिन सोल्स इकट्ठा होते थे, एक बुराई और ठंडी आभा बिखेरते थे। इस काले पर्दे के माध्यम से अर्जुन शून्य जानवर की विशाल आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन इस समय यह अनगिनत यिन सोल जैसे जीवों से घिरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक के मुंह उसके शरीर से चिपके हुए थे और उसके मांस को काट रहे थे। एक दर पर जो आंखों से दिखाई दे रही थी, शौक करने वाले शून्य जानवर का शरीर सूखने लगा, जैसे कि उसके मांस और खून के सार को इन यिन सोल्स द्वारा सूखा चूसा जा रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शौक करने वाले शून्य जानवर ने कितना संघर्ष किया, वह इस काले पर्दे से बचने में असमर्थ था। ये स्पष्ट रूप से अपने अंत पर था। हे, पास से अचानक एक अजीब हंसी आई। अर्जुन का चेहरा मदद नहीं कर सका, लेकिन वह डूब गया क्योंकि उसने गुप्त रूप से अपने सेंची को धक्का दिया और ध्वनि के स्रोत की अगर ओर आपको सतर्कता कहानी से पसंद आई देखा हो तो लाइक थम्स अप का चिन्ह और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। जो चुपचाप खड़ी मिलते हैं और अगली कहानी में। ऐसा यही लगता माय था कि नॉवल एक रूम जोड़ी पर ठंडी आंखें थी जो अर्जुन को घूर रही थीं। ये तुम हो? अर्जुन ने बड़बड़ाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई।